हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग सबके फेवरेट गेस्ट। मैंने पढ़ ली हजारों करोड़ों रिक्वेस्ट और फिर रफ़ी भाई साहब ने टाइम मांगा। मुशर्रफ जैदी कहते हैं कि पब्लिक पॉलिसी में इनसे बेहतर कई सालों में कोई इंसान नहीं आया है विदाउट हिज परमिशन। मैंने ये बात पब्लिकली कर दी है, लेकिन ये बात तो बज़ाहिर है, ये बात तो सच है। पब्लिक पॉलिसी एनालिस्ट हैं, पाकिस्तान की हुकूमत के साथ काम कर चुके हैं। इस वक्त कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी पे अपनी पीएचडी कर रहे हैं रफ़ीउल्लाह काकड़ साहब। मैंने ऑक्सफोर्ड लिख दिया था। मैंने नवाब अकबर बुख्ती को भी ऑक्सफोर्ड भेज दिया था। पता नहीं क्यों मुझे इतने लोगों को ऑक्सफोर्ड भेजने का शौक हो रहा है। बट रफी भाई, कैसे हैं आप? जी शुक्रिया शहजाद, थैंक यू वेरी मच। आप सुनाएं, आप खैरियत से हैं? जी जी सर, बिल्कुल खैरियत से हूँ। आपका तोहफा मुझे मिल गया है। आपका तोहफा मैंने पहन भी लिया है। थैंक यू सो मच फॉर द लव। जी बहुत शुक्रिया। बस अब आप इस इसके साथ ट्रेन में कोयटा का सफ़र करें। हाँ, ये मेरा डोमिसाइल छुप जाए ये पहनने के बाद, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? सर, बंदा दुआ तो करता है कि बेहतर सर्कमस्टांसेस आपसे बात की जाए, लेकिन जो वाकया हुआ है 2-3 दिन पहले, इट्स हार्ट ब्रेकिंग। तो बहुत कम अल्फाज हैं टू डिफाइन व्हाट हैपेंड। आप कैसे देखते हैं इस इंसिडेंट को? मैसिव एस्केलेशन फ्रॉम द बीएलए। अ, जी मैं इस इंसिडेंट के हवाले से कोई बहुत ज़्यादा सरप्राइज नहीं हूँ। ये पिछले 1-2 साल जो बलूचिस्तान के हालात है उनका तसलसल है। और हम में से जो लोग क्लोजली फॉलो करते रहे तो हमारे लिए ये कोई इतनी अचंभे और हैरत वाली बात नहीं है। और इस वाक़ये से, इस सानहे से मैं यही नतीजा निकाल रहा हूँ जो कि हम कम से कम मेरे जैसे अदना तालिब इल्म पिछले 5-6 साल से तो बार बार ये कह रहे हैं। और वो ये कि पहले तो मैं ये कहता था कि मौजूदा निज़ाम में बलूचिस्तान का मसला हल नहीं हो सकता, और बलूचिस्तान के लोग और ख़ास तौर पर बलूच अवाम आपसे बहुत दूर जा रही है। अब मैं ये कहने पे मजबूर हो गया हूँ कि हालात इतने बदल गए हैं कि ये फेर होगा कहना कि मुझे लगता है बलूचिस्तान में हालात तकरीबन पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंच चुके हैं। और यहाँ से वापसी का कोई मुझे ऐसा रास्ता बड़े मुश्किल से नज़र आता है। विदाउट मेजर कोर्स करेक्शन मुझे कोई वापसी का रास्ता बड़ा कोई दिखाई नहीं देता। एंड जाहिर सी बात है कि सिर्फ एक टेररिस्ट इंसिडेंट हो जाना तो काफी नहीं है ये कहने के लिए आपको। तो इस नहज पर लाने के लिए क्या मेजर चीजें थी जो आपको लगता है कि अब पानी सर के ऊपर से गुजर चुका है? जी शुक्रिया। मैं, अगर आपकी इजाज़त हो, इसको दो सवालों में, हम दो जवाबात में तकसीम हाँ करते जी। हैं। और ये मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान प्रॉपर का जो डिस्कोर्स मैं देखता हूँ उस पर अफसोस भी होता है और एक हैरत भी होती है कि हम कब सीखेंगे। तो ताकि उस पाकिस्तान प्रॉपर की ऑडियंस के लिए उसको हम आसान करें, बातें उनको मेरी नज़दीक वो दो, एक है पाकिस्तानी रियासत का बलूचिस्तान या बलोच अवाम के साथ अथॉरिटेरियन रवैया। हम्म। दूसरा जो हमारा वफाकी निज़ाम है। सो पहले मैं वो अथॉरिटेरियन रवैये को, और मैं मुख्तसरन इनको हाईलाइट करूंगा। नहीं नहीं सर, मुख्तसरन बुनियादी ना करें, मसला डिटेल ये में है। बताएं हमें। जी। आ, और मैं ये चाहता हूं बल्कि कि आप या जो आपके सुनने वाले हैं, आप सख्त से सख्त सवालात करें, ताकि पाकिस्तान प्रॉपर के ये जो सवालात जो इनके जहनों में हैं उनके हम्म। हम जवाबात दे सकें। तो पहला ये है कि जब से बलूचिस्तान बना है, बलूचिस्तान से जब भी अपने हकूक, अपनी शनाख्त के लिए कोई आवाज़ उठी है, रियासत ने उसको ताकत के थ्रू उस आवाज़ को दबाया है और ताकत का इस्तेमाल किया है। और दिलचस्प बात यह है कि चाहे जमहूरी दौर हो या मिलिट्री दौर हो, वफाक में जो सियासी इलीट है उन्होंने हमेशा बलूचिस्तान पॉलिसी फौज के हवाले की हुई है। अब फौज के हवाले करने का एक इनहेरेंट नुकसान है। वो इनहेरेंट नुकसान ये है, ये किसी फौजी के अच्छे नीयत या बुरे नीयत का मसला नहीं है, कि फौज बलूचिस्तान को दो ही एंगल से देखती है। पहला है हम्म। एक सिक्योरिटी सेंट्रिक स्ट्रेटेजिक लेंस। उनको बलूचिस्तान के शहरियों में बलूचिस्तान शहरी नजर नहीं आता, बल्कि वो अफगानिस्तान की लेंस से, इंडिया की लेंस से, ईरान की लेंस से, अमेरिका की लेंस से देखते हैं। दूसरा, वो बलूचिस्तान को उसके वसाइल के एंगल से देखते हैं।
सो हम्म। बलूचिस्तान की अहमियत पाकिस्तान प्रॉपर के लिए या उसकी अशराफिया के लिए, वो उसकी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है और उसका नेचुरल रिसोर्स है। और उनकी तमाम तवज्जो, पॉलिसियां, हिकमत अमली इसी पे मरकूज होती है, जिसका मतलब यह है कि उनकी पॉलिसी में बलूचिस्तान के शहरियों को कोई प्रायोरिटाइज करना, कि वो इंसान है उनको शहरी समझा जाए और अपनी पॉलिसियां, तरक्याती मंसूबे उसके मुताबिक डिजाइन किए जाए, ऐसी कोई थिंकिंग नहीं है। हुआ ये तो तारीखी बात है। हुआ ये है कि हम्म। बार बार इन एक्सपेरिमेंट्स के बाद बलूचों ने ये बात करना जरूरी है, कई दफा इस वफाकी सियासी निजाम पे भरोसा किया है। हर दफा हमने उसका जवाब इनको ताकत से और इनके मसाइल हल ना करके दिया है। हम्म। अब रियासत या फौज का की जो जब आप फौज के हवाले ये पॉलिसी करते हैं तो वो क्या करते हैं, चूंकि कोई भी हाफ डिसेंट बलोच या पश्तून सियासतदान होगा, वो आपकी इन पॉलिसियों के मुताबिक आपसे एग्री नहीं करेगा। वो अपने लोगों के लिए आवाज उठाएंगे, अपने हकूक के लिए आवाज उठाएंगे। तो ये क्या करते हैं, ये 70 साल से पाकिस्तान प्रॉपर को तो अभी पिछले 7-8 साल में ये बात समझ आई है, ये सियासी इंजीनियरिंग करके बलूचिस्तान में मसनूई लोगों को अपने मनपसंद टोले को बिठाते हैं, मुसलत करते हैं, इक्तदार में लाते हैं। हम्म। उसमें मजे की बात यह कि ये जो फौज के पार्टनर्स है, उसकी भी क्वालिटी बड़ी ओवर द इयर्स खराब हुई है। यानी 90s में या 70s 80s में जो पार्टनर्स थे, आज उससे बुरे पार्टनर्स है। उसकी वजह क्या है कि वक्त के साथ ये पार्टनर्स के भी अपने मफादात होते हैं, ये थोड़ी सी ऑटोनॉमी चाहते हैं। अब वो इतनी ऑटोनॉमी भी देने के लिए तैयार जब नहीं होते, तो इन पे मुसलसल प्रेशर होता है फौज पे कि ये नई मसनूई क़यादत पैदा करे, नई मसनूई क़यादत पैदा करे, ताकि पिछलों से पिछले जो जरा ऑटोनॉमी असर्ट कर रहे थे, अपनी स्पेस हम्म। लेने की कोशिश कर रहे थे, उनको साइडलाइन किया जाए। इस चक्कर में ये जब ये लेटेस्ट वेव ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जनरल मुशर्रफ के दौर में शुरू हुआ, उसके बाद से लेके आज तक देखें, ताकत का इस्तेमाल, अ, ये कहते हैं कि मिलिट्री ऑपरेशन तो 20 साल से बलूचिस्तान में चल रहा है। मिसिंग पर्सन्स, ये सारे इशू पे तो हम सब ने बात की हुई है, वो टू वेल नोन है उसको। हम्म। मिसिंग पर्सन्स को कहते हैं कि जी छोटा इशू है। आपके साथ 2 साल पहले जब हमने बात की थी, हमारा यही मौकफ था कि भाई 15 साल से सबसे बड़ा इशू है। और अगर इतने कम अफराद है आपके ख्याल में, रियासत के ख्याल में, फिर तो ज्यादा परेशान कुन बात है कि आप 20 साल में इतने छोटे मसले को हल नहीं कर सकें। हम्म। उसकी वजह से रियासत और शहरी में खलीज इतना बढ़ गया है, और आप इस मसले को हल नहीं कर सके। साथ साथ आपने क्या कर दिया, सियासी इंजीनियरिंग की इंतहा कर दिया आपने। आप देखें पिछले जब ये जनरल मुशर्रफ का दौर खत्म हुआ, तो तब आर्गुमेंट ये था कि जी जमहूरी दौर आएगा, हालात बेहतर हो जाएंगे। जमहूरी दौर आया, बीच में 18वीं तरमीम के आसपास ये जो 3-4 साल थे, उसमें थोड़ी ब्रीदिंग स्पेस मिली। सिविलियन इलीट्स ने कोशिशें भी की, 18वीं तरमीम, 7th NFC अवार्ड, आगाज हुकूक बलूचिस्तान पैकेज, ये वो कोशिशें थी जिससे बलोच कौम परस्तों को, बलूचिस्तान को कौमी धारे में लाने की कोशिश की गई। बलोच कौम परस्तों ने रिस्पॉन्ड किया। 2013 के इलेक्शन में तमाम कौम परस्तों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, और ये कौम परस्तों ने अपनी साख का रिस्क के इस इलेक्शन में हिस्सा लिया। अख्तर मेंगल, डॉक्टर मालिक, बाकी बलोच फेडरलिस्ट पे उनके पार्टियों से यह प्रेशर था कि पाकिस्तान के पार्लिमानी निजाम में हिस्सा लेके आपको कुछ नहीं मिलना, आप ना हिस्सा लें, आप जलील ही होंगे। उन्होंने उसके बावजूद हिस्सा लिया। पंजाब की सियासी जमात मियां नवाज शरीफ के साथ अलाइंसेस किए, जमहूरियत की हर तहरीक में फ्रंट लाइन पे रहे। आपने क्या किया, वो जो 2-3 साल स्पेस मिली थी सियासी लोगों को, वो जब वापस लेनी शुरू की, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग चूंकि मुकम्मल फौज के हवाले किया हुआ, वो देखिए उसका नतीजा क्या है। आप केयर टेकर चीफ मिनिस्टर्स को निकाले, पिछले 10 साल में 6 वजीर आला बलोचिस्तान में आए हैं। दिस इज अ जोक टू द पीपल ऑफ बलोचिस्तान। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आए हैं। बलूचिस्तान के सिटिंग मिनिस्टर जो वफाक परस्त समझे जाते हैं, वो टीवी पे आके कहते हैं कि जी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में लोगों ने, आपने उस पर क्या एहतसाब किया। ओवरनाइट आपने बाप पार्टी बना दी। वो 3 साल में जब आप चले गए की बजाय, आपने 2024 में वो पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए।
आपको याद है 8 फरवरी को आप ही की शो में हमने बात की थी, तो मैंने उस वक्त भी ये कहा था हम्म। कि जो बलूचिस्तान के इलेक्शन हुए हैं इस दफा, ये जनरल मुशर्रफ के 2002 के इलेक्शन के रिकॉर्ड तोड़ गए। हम्म। पहले ये होता था कि आप दूसरे तीसरे नंबर के बंदे को पहले कर देते थे। अब तो आपने माशाल्लाह 8वें नंबर 10वें नंबर के बंदे को मुसल्लत किया है। और उसमें साथ में जब ये इल्जामात लगे, मसलन बलूचिस्तान में इस वक्त ऐसे एमपीएज है, इतनी छोटी सूबाई असम्बली है, एक एमपीए सीट पे 50-60 करोड़ रुपए खर्च किए। इमेजिन 50-60 करोड़ रुपए एक एमपीए सीट। अब वो, अच्छा जब वो अभी इसने खर्च किए तो वो बेचारा रिकवर भी तो करेगा 50-60 करोड़। 60-70 करोड़ अगले इलेक्शन के लिए भी बचाएगा। 60-70 करोड़ उसने सेविंग भी करनी है, अपनी ठाठ और अपनी वो भी मेंटेन रखनी है। अब हम्म। इतनी, ये जब ये कहते हैं पाकिस्तान प्रॉपर वाले बलूचिस्तान में बड़ी करप्शन है, बिल्कुल मैं आज आपके सामने, मैंने तो ये सब करीब से देखा है। प्रॉबली बलूचिस्तान में सूबाई हुकूमत में अगर किसी सूबे में सबसे ज्यादा बैड गवर्नेंस है तो वो बलूचिस्तान में है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो पाकिस्तान प्रॉपर मिस करता है वो बात, कि ये सब की सहूलतकारी, फैसिलिटेशन, पैट्रोनेज, ये रियासत की सरबराही में हो रहा है। ये सब मसनूई लोग रियासत ने मुसल्लत किए, इनकी हम्म। सहूलतकारी रियासत ने की है। अभी आप 2024 के इलेक्शन से पहले देखें, ख्वाजा साद रफीक साहब की अभी मैं ट्वीट देख रहा था, वो मारंग से मजम्मत का मुतालबा कर रहे थे। 2016 में, ये मैंने आपको शायद पहले भी वाकया सुनाया, जब नवाब सनाउल्लाह ज़ेरी वजीर आला थे मुस्लिम लीग नून हम्म। के, तो इनके खिलाफ वोट ऑफ नो हम्म। कॉन्फिडेंस की तहरीक शुरू हुई। इनके पास 21 सूबाई सीटें थी, और इनके इत्तेहादी नेशनल पार्टी पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के पास 25 थी। हम्म। बलूचिस्तान में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस डिफीट करने के लिए 33 सीटें चाहिए होती। तो हम्म। उन्होंने कहा भाई 21 है आपके, हमारे 25-26 है, हम इनमें से 24 इंटैक्ट रख पाएंगे। आप हम्म। 21 में से 8 या 9 बचा लें, हम आपको ये तहरीक हरवा देंगे। वो एक भी लो नहीं एंड बचा सके। वो एक भी नहीं बचा सके। और शायद खाकान अब्बासी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर थे, वो आए खाली बलूचिस्तान, हाथ अपने चले गए। एक एमपीए के घर गए। ये जरा सुने, एक एमपीए के घर गए, रिपोर्टेडली उसने अपने घर का कोई बेटा या बंदा भिजवाया बाहर कि जी उनको कहें कि मैं घर पर नहीं हूं। अच्छा, बट यानी जुल्म की वो क्या है, जब मियां साहब अभी दोबारा आए हैं 2024 में, सरीना में उनका दरबार लगा, और भाई लोगों के कहने पे वो टोला दोबारा मुस्लिम लीग नून में शामिल होने के लिए तैयार। हम्म। तो मैं तस्वीरें देख रहा था, वही लोग जिन्होंने 2016 में डिच किया था, वो राइट लेफ्ट पे बैठे हुए हैं। तो ख्वाजा साहब से मैंने यही पूछा अभी उस पे कि भाई आप किन लोगों से एहतसाब मांग रहे हैं, मारंग से बजाय इनसे एहतसाब मांगे, आपसे हम मांग रहे हैं जिनको आपने मुसल्लत किया, और बार बार मुसल्लत करते हैं। तो इस दफा तो ये सियासी इंजीनियरिंग या उसकी हालत ये, कि जहाँ पे इतनी मसनूई हुकूमत, तो वहां पे, और मैं हमेशा कहता हूँ, इस मसनूई की आदत का वो ये बेनिफिशरीज है इस कॉन्फ्लिक्ट के। जब तक जंग रहेगी इनकी रेलेवेंस रहेगी। दूसरा ये क्या करते हैं, ये इस्टेब्लिशमेंट को जमीनी हक़ की गलत तस्वीर पेश करते हैं, सब अच्छा है कि हम्म। रिपोर्ट पेश करते हैं, और इनको वो बातें सुनाना चाहते हैं जिनसे इनको शाबाशी मिलती है। मुझे हैरत इस बात पे होती है कि भाई अगर ये इतनी अच्छे हैं, या तो ये इस्टेब्लिशमेंट ने इनको पार्टनर भी इसीलिए रखा हुआ है कि जी ये फ्रंट लाइन पे आते हैं, ये मीडिया में बोलने के अलावा तो अपने हलकों में जा नहीं सकते हैं। तो इनकी असल वैल्यू तो तब हो कि चलें ये अपने हलकों में भी जरा जाके ना अवामी ओपिनियन रियासत के लिए साजगार करें। वो तो ये अपने हलकों में जा नहीं सकते। हम्म। तो ट्विटर पे बैठ के या मीडिया पे बैठ के इनके एक बयान से वो बलूचिस्तान में जिस मकसद के लिए आपने रखा हुआ है वो मकसद हासिल नहीं हो। जो शिदत आई है उसकी वजह ये है कि ये जो 18वीं तरमीम, पोस्ट मुशर्रफ एक डेमोक्रेटिक हालात माहौल बना, उसने जो एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफर की, उस विंडो को हमने सियासी इंजीनियरिंग और गलत पॉलिसियों की वजह से मिस किया है। जिसकी वजह से आज एक बलोच नौजवान तो पहले ही मायूस था, आज बलोच हम्म। फेडरलिस्ट अख्तर मेंगल और मालिक और बाकी नवाब रईसानी, इन जैसों को भी आपने इस बात पे पहुंचाया, इस नतीजे पे, कि भाई 20 साल पहले जो बीएलए आपको कहती थी वो ठीक कहती थी, पार्लिमानी सियासत से बलोच के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो सकता। ये शरीफ लोग हैं, ये पार्लिमानी सियासत छोड़ देंगे, लेकिन सारे नौजवान तो वो, उनके पास अल्टरनेटिव है बंदूक, वो बंदूक की तरफ चले जाएंगे। तो ये मैं समझता हूँ एक सबसे अहम बुनियादी फैक्टर है जो बलूचिस्तान के मसले का तारीखी और ताज़ा जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें शिदत को एक्सप्लेन करती है। आपने अख्तर मेंगल का ट्वीट देखा? जी मैंने देखा है।
तो अख्तर मेंगल ने तो खुलकर ही बोल दिया है कि हमारे हाथ से भी निकल चुका है, आपके हाथ से भी निकल चुका है। जब हम आपको वार्न करते थे, आप हमें मॉक करते थे, तो आपने जो शुरू में बोला कि आई एम अफ्रेड इट्स टू लेट, अख्तर मेंगल ने तो खुलकर बोल दिया है कि आपने, सारी हुकूमतों ने, एस्टेब्लिशमेंट ने, जुडिशरी ने, तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने जो मिलकर किया है बलूचिस्तान में, अब आपके हाथ से ये चीज़ निकल चुकी है। आप जब पहले पॉडकास्ट पे आए थे, आपने बोला था कि डॉक्टर मालिक और अख्तर मेंगल जैसे लोग आर द लास्ट रिमेनिंग कनेक्शंस ऑफ द स्टेट ऑफ पाकिस्तान विद द पीपल ऑफ बलूचिस्तान। अब अख्तर मेंगल का ये कहना आप किस तरह देखते हैं? वो कनेक्शन जी टूट चुका बिल्कुल। है यानी अब? मेरी मैं यही समझता हूँ, मेरी तो बल्कि कभी कभी मैं शुक्र अदा करता हूँ कि मैं बलूचिस्तान में बलोच के तौर पे पैदा नहीं हुआ हूं, मैं एक पश्तून हूँ। मेरी एम्पति है, मेरी हमदर्दी है हर बलोच नौजवान के साथ, बलोच सियासतदान के साथ। क्योंकि इन हालात में बलोच पढ़े लिखे नौजवान बाशऊर सियासी वर्कर के लिए बलूचिस्तान में स्पेस नहीं है। मॉडरेट के लिए स्पेस खत्म हो गई। इधर दो ही मॉडल है, या आप रियासत के माउथ पीस बने और हम्म। आपको नवाजा जाएगा, या ये मॉडल है, या फिर आप बंदूक वाले मॉडल पे चले जाएं। ये जो अख्तर मेंगल इन जैसे लोग हैं, इनकी बदकिस्मती है, इनको दोनों तरफ से मार पड़ती है। उधर से भी मार पड़ती है, इधर से भी मार पड़ती है। और एक आम बलोच नौजवान जो है, इसलिए मेरी इनके साथ मेरी तो बड़ी एम्पति है कि यार ये बेचारे किधर फंस गए। हम्म। एक तरफ से मार पड़ती है, दूसरी तरफ से मार पड़ती, तो मैं समझता हूँ ये जो अख्तर मेंगल वाली बात है, इससे मैं ये दूसरे फैक्टर को भी जरा एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि इस पे तो सब एग्री करते हैं ना कि बलूचिस्तान का मसला फौज और उनकी पॉलिसियां या इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी। एक बात जिस पे पाकिस्तान प्रॉपर को समझ नहीं आती, और ये बलूचिस्तान के अपने सियासी लीडर्स को भी ये बात समझ नहीं आती, वो ये कि बलूचिस्तान का मसला सिर्फ फौज का की पॉलिसियां नहीं, अगर मुकम्मल जमहूरियत भी आ जाए तब भी बलूचिस्तान का मसला हल नहीं होगा। वो इसलिए लिए हल नहीं होगा कि जो पाकिस्तान का मौजूदा वफाकी निज़ाम है, वो हर उस सियासी जमात जो वफाक में इक़्तिदार में आना चाहती है, उसको जीरो इंसेंटिव देता है कि वो बलूचिस्तान के हम्म। मफादात का ख्याल रखे। मैं कुछ स्टैट्स या डेटा आज आपके साथ शेयर करूंगा जो ये एक्सप्लेन करता है कि ये जो नेचुरल रिसोर्स के हवाले से कुदरती वसाइल पे कंट्रोल, पाकिस्तान में ओवरऑल रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, इसके हवाले से जो बलूचिस्तान के शिकायत है, ये सिर्फ मिलिट्री दौर की नहीं, ये तो ज्यादा जमहूरी अदवार की है। तो वो जमहूरी अदवार में ये जितनी चीजें, ये सिम्टम्स है इस डीपर इशू के, कि जमहूरी अदवार में ये मसले हल क्यों नहीं होते। वो इसीलिए हल नहीं होते कि ये सिस्टम इन सियासी जमातों को इंसेंटिव नहीं देता। इसीलिए आप देखते हैं पिछले 40 साल में हर जमहूरी तहरीक में बलूचिस्तान के कोपरस फ्रंट लाइन पे होते हैं। चकजई साहब बेचारे 30 साल से हर एक के साथ हैं। अच्छा, लेकिन उनको जो बात समझनी चाहिए कि ये जिस तरह 15 साल मियां नवाज शरीफ के साथ गुजारे, आज वो इनको गालियां दे रहे हैं। अभी वो इमरान खान के साथ उसी जज्बे के साथ जान देने और लेने पे तैयार हैं। इनका उनको कोई फायदा नहीं होना। जो उनको समझने वाली बात है कि ये पार्टियां जैसे इक्तदार में आएंगी, जब ये इस्टेब्लिशमेंट के साथ बार्गेन करते हैं, पहला तोहफा जो ये इस्टेब्लिशमेंट को देते हैं कि जी बलूचिस्तान थोड़े हवाले। और वो इसीलिए, वो इस मेजोरिटेरियन डिजाइन की वजह से, तो जो डेटा मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, मसलन ये आपके उसमें भी बड़े सवालात हैं कि जी कुदरती हम्म। वसाइल आप ले लें। ये जितने खैल है, मैं कुछ आपके सामने रखूंगा। मिसाल के तौर पर सेंधक, ये बात याद रखें, ये जो गैस और ऑयल के अलावा कुदरती वसाइल है, ये 18वीं तरमीम से पहले भी मुकम्मल कुली जुज़वी इख्तियार सूबों का था। 18वीं तरमीम ने ऑयल एंड गैस में 50% पार्टनरशिप दी है। मिनरल्स तो पहले ही सूबों के थे। सेंधक 2002 में हमने चाइनीज को दिया, वफाकी हुकूमत। और रेवेन्यू शेयरिंग अरेंजमेंट क्या आती कि 50% प्रॉफिट चाइना को जाता है, 48% इस्लामाबाद को, 2% हुकूमत बलोचिस्तान। आगाज हुकूक बलोचिस्तान पैकेज में ये कमिटमेंट हुई कि जी ये आपके हवाले किया जाएगा। 2012 में सैंदक का मुआहदा एक्सपायर हुआ। बलूचिस्तान हुकूमत ने इसको वापस लेने की कोशिश की, वफाक ने नहीं दी। और इनको फिर आर्म ट्विस्ट करके 5 साल की जबरदस्ती एक्सटेंशन ले ली, और उसमें भी ये नवाब रेसानी, डॉक्टर मालिक, इन जैसे लोगों ने रजिस्ट किया। तो फिर वो जो मसनूई क़यादत जब ये लाते हैं, उसके थ्रू ये करवा लेते हैं। 2017 में फिर ऐसे ही दौर में 5 साल के लिए मजीद एक्सटेंड किया। अभी 2022 में बाप के उसमें फिर मजीद एक्सटेंड किया। और बलूचिस्तान को वो कमिटमेंट देने के बावजूद ऑनरशिप इसलिए हवाले नहीं की, उनको इस बात पर ठरकाया कि चले जो इस्लामाबाद का 50%
48% शेयर है, उसमें से हम 20-25% आपको दे देते हैं। बड़ा एहसान किया, मेरे ही उस पर आप कब्जा करके मुझे उसमें से शेयर देंगे। ये सेंधक की सूरत हाल है। सुई गैस, सुई गैस की कहानी बड़ी वेल नोन है कि अर्ली 1950s में डिस्कवर होती है। ये जो 1960s की पाकिस्तान के एशियन टाइगर की बात है ना, इसके बैकबोन पे सुई का गैस था, बलूचिस्तान का गैस था। उस वक्त बलूचिस्तान, पाकिस्तान का 90% गैस प्रोडक्शन बलूचिस्तान से होती थी। ओवर द ईयर्स सेकंड चूंकि सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड व्हेन इट वाज जी, डिस्कवर्ड। और बाकी सूबों में जब डिस्कवरी शुरू हुई तो प्रोपोर्शनेट शेयर तो कम हुआ, लेकिन वो बढ़ता गया। आज भी गैस की कंजम्पशन में बलूचिस्तान का शेयर 4% है। और ये पाकिस्तान की इकोनॉमिस्ट जिनका बलूचिस्तान से ताल्लुक नहीं है, कैसर बंगाली साहब, हमारे एक दोस्त है आसिम बशीर, वो भी कराची से, इन्होंने स्टडी की है। कैसर बंगाली के मुताबिक गैस में ये जो डिस्ट्रीब्यूशन कंजम्पशन की ज्यादतियों के अलावा, गैस में एक बड़ी ज्यादती इन्होंने ये की है कि जो सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं वो गैस कंज्यूमिंग प्रोविंसेस को फायदा देता है एट द एक्सपेंस ऑफ गैस प्रोड्यूसिंग प्रोविंसेस। कि आप मेरे माल पे, मेरे एक कुदरती वसाइल पे किसी और को सब्सिडी दे रहे हैं, मेरे से पूछे बगैर, मेरे से वो के बगैर, उसका लॉस मुझे हो रहा है। वो 1955 से लेके 2014 तक डॉली साहब ने जो कैलकुलेट किए, 7 से 8 ट्रिलियन रुपीस सिर्फ गैस की इस मद में, जो बलोचिस्तान, 7 से 8 ट्रिलियन सिर्फ बलोचिस्तान का शेयर, इसमें सिंध का भी शेयर है बाकी के, जो उनको लॉस हुआ है। अच्छा, उसके बाद आप आ जाएं, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात 18वीं तरमीम में, 18वीं तरमीम में एक बड़ी अचीवमेंट ये थी कि ऑयल एंड गैस पे 50% ओनरशिप सूबों की रिकॉग्नाइज की गई। आर्टिकल 172(3) को अमेंड किया गया। सूबों ने बड़ा सेलिब्रेट किया। वो आज तक उस पर इंप्लीमेंटेशन नहीं हुई, क्यों? वफाक ने, अब इस मिसाल से मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि क्यों ये वफाकी निज़ाम नाकाम है। अब ज्यादा से ज्यादा जब आप किसी मुल्क में हकूक का दिफा करते हैं, सबसे बड़ी तसल्ली क्या होती है? आइन में अमेंडमेंट। अब आइन से बड़ी जमानत या जामिन क्या हो सकता है? आइन में अमेंडमेंट आ गई। पहले वफाक ने कहा कि जी ये एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स पे नहीं अप्लाई होता, चले एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सक्लूड हो गए। फिर खुदा का करना हुआ कि बलूचिस्तान के जो सबसे बड़ा गैस का जखीरा है सुई में, पीपीएल के साथ वो मुआहदा था, वो 2015 में एक्सपायर हो गया। तो उस वक्त डॉक्टर मालिक और इन्होंने शोर मचा के चल अब तो एक्सपायर भी हो गया भाई, अब ये जरा आ जाएं, पहले 50-50 ओनरशिप लेते हैं, फिर हम मुश्तरका डिसाइड करेंगे कि ये किसको कॉन्ट्रैक्ट हमने देना है। लो एंड बिहोल्ड, वफाक ने वो बात नहीं मानी। हर साल यूनिलैटरली, गैर आईनी, गैर कानूनी तौर पर 1-1 साल की उसको एक्सटेंशन देते हैं। ये मामला, अब बलूचिस्तान के पास क्या ऑप्शन है ना, ये जब कहते हैं कि जी बलोच सियासतदान हकूक के, डॉक्टर मालिक ने उस वक्त ऑयल एंड गैस के नए एक्सप्लोरेशन ब्लॉक किए इन प्रोटेस्ट, वफाक को खत लिखे, सीसीआई में इशू उठाया, कोई हल नहीं हुआ। फिर बलूचिस्तान के सेनेटर्स ने सेनेट में ये इशू उठाया कि जी आप तो हाउस ऑफ द फेडरेशन है, कस्टोडियन है। सेनेट के चेयरमैन रजा रबानी है। इंटरप्रिटेशन के लिए उनके पास मसला गया कि जी ये वफाक और सूबों की इंटरप्रिटेशन में इख्तलाफ है, आप इंटरप्रेट करें, आपने आइन बनाया था, ये तरमीम आपने की थी। चेयरमैन सेनेट ने, पार्लिमान पाकिस्तान ने उस पे तमाम पार्टीज को बुलाया, वफाक सूबों को, और एक डिटेल्ड रूलिंग दे दी। उस रूलिंग में सूबों का मौकफ सही तस्लीम किया, उस पे जीरो इम्प्लीमेंटेशन। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट के पास जब भी वफाक और सूबों का कोई मसला गया है, सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रलिस्ट पोजीशन ली है, उसने सेंट्रलाइजेशन को फेवर किया, उसने वफाक की उसको वो किया। इसीलिए मैं अमंग अदर्स, ये जो अभी 26वीं आईनी तरवीम में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में पैरिटी की बात है सूबों की, मैं बिल्कुल इसकी हिमायत करता हूं। जब भी सुप्रीम कोर्ट के पास सेंटर प्रोविंस रिलेशन से मुतालिक कोई इशू गया है, उसने हमेशा एक सेंट्रिस्ट पोजीशन ली। तो अब मुझे जरा ये बताया, जितने इंस्टीट्यूशनल एवेन्यूज हुकूमत बलोचिस्तान के पास अवेलेबल थे, वो सब ट्राई किए। कोर्ट, सेनेट, पार्लिमानी कमेटी, सीसीआई, अपने इख्तियारात थे कि बंद कर चीजें, वो बंद की। यहां तक कि बाप जैसी हुकूमत ने, जो बाप आपकी मर्जी की हुकूमत, उसने भी इसको, इन्होंने बड़ी कोशिश ये की पीटीआई के दौर में, असद उमर साहब ने, इमरान खान साहब ने नहीं तस्लीम किया, उन्होंने कि हम नहीं मानते। आज अभी कोई 2 हफ्ते पहले मुझे मीडिया में खबर आई कि वो पीपीएल ने बिलाखिर कोई एग्रीमेंट साइन किया है। मुझे उसकी डिटेल अभी पब्लिक नहीं है, लेकिन सिर्फ पिछले 7 साल की अगर मैं बताऊं, कोई 60 अरब रुपए का पीपीएल जो है उसने बलूचिस्तान के पैसे देने हैं। और उसके ऑन टॉप ऑफ दैट
वो कॉरपोरेट थेफ्ट के माहिर बन चुके हैं। जाहिर बात है, स्टेट ऑन्ड इंटरप्राइजेज और उनकी रिसोर्स, वो अपने डेटा वगैरह शेयर नहीं करते कि बलूचिस्तान गवर्नमेंट रिकनसाइल कर सकें। तो इन सब बातों से मैं बताना ये चाहता हूं कि जो 18वीं तरमीम, आईनी तरामीम करके भी ये जो कुदरती वसाइल के हवाले से कि बलोचों के कंसर्न्स एड्रेस करें, उसकी अमली अमल दरामद की ये सूरत हाल है, जिसकी वजह से जो उसका इंटेंडेड इम्पैक्ट आना है वो इम्पैक्ट नहीं आ सका है। और आखिर में इसके साथ मैं इस जवाब को कंक्लूड करूंगा। आपको ये डेटा मैं शेयर करता हूं, चलें ये चीजें तो छोड़ें, बिस्प ले लें। अब बिस्प पूरे पाकिस्तान में, दुनिया में तस्लीम किया जाता है कि वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स। अब जब सी पैक या बाकी चीजों में बलूचिस्तान के शेयर की बात आती है, तो ये कहते हैं जी वहां पे कमर्शियल सेंस नहीं बनाती है इन्वेस्टमेंट, वो स्कैटर्ड है, मार्केट डेवलप नहीं है। चले हम कहते हैं ठीक है, तो गुर्बत में तो मेरिट पे पहले नंबर पर है ना। अब जब एक गुर्बत एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम आप शेयर करें, आप ये तो एक्सपेक्ट करेंगे ना कि उसमें तो बलूचिस्तान को आप प्रायोरिटाइज करें। कैन यू बिलीव, पिछले 16 साल में जब से ये बिस्प शुरू हुआ है, बलूचिस्तान का शेयर 3 से 4% रहा है बिस्प में, लेस देन इवन इट्स शेयर इन पॉपुलेशन। अब इसको अगर आप कंट्रास्ट करें, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के मुताबिक पाकिस्तान की गरीब आबादी में बलूचिस्तान की गरीब आबादी का शेयर 11 से 12%। इनकम पॉवर्टी के हिसाब से पाकिस्तान की गरीब आबादी में बलूचिस्तान की गरीब आबादी का शेयर 10 से 11%। जो PSLM और HIS का डेटा है, जो लोवेस्ट इनकम क्वांटाइल्स है, तो उसमें बलूचिस्तान का शेयर 9 से 10% है। अब ईमान का कमजोर तरीन दर्जा तो ये कि आप ये 9 से 10% शेयर तो बिस्म बलूचिस्तान के लिए किसी के कहे बगैर रखते हैं। आपको तो करना ये चाहिए कि बिस्म 20-25% आप रखें, पूरे बलूचिस्तान के रूरल एरियाज को आप यूनिवर्सल कवरेज दे दें। लेकिन नहीं, और मैं अपनी बात कर रहा हूं, पिछले 5 साल में पाकिस्तान का ऐसा फोरम नहीं है। मैंने वजीर आजम, मैंने वजीर आला बलूचिस्तान के थ्रू 1 दर्जन खतूत लिखे हैं। मैं वजीर आजम से ऐलान करवा दिया कि इसको चेंज करना है, लेकिन आज तक नहीं हो सका। ये वो चंद मिसालें हैं जो मैं जिनसे हाईलाइट करना चाह रहा हूं कि ये जो मौजूदा वफाकी निज़ाम है, और जो फिर सूबाई लेवल पे वफाक पे फौज का डिस्प्रोपोर्शनेट रोल है, इसमें बलूचिस्तान के गंभीर मसाइल तो छोड़ें, बड़े बुनियादी मसाइल हल नहीं हो सकते, जिसकी वजह से जब भी कोई बलोच जमात पार्लिमानी सियासत में हिस्सा लेती है, वो अपने अवाम के सामने शर्मिंदा होते हैं। और इसमें ये जो हमारी मेन स्ट्रीम सियासी जमातें, इनका ये किरदार जिक्र करना जरूरी है, नुआंस्ड बात है। उनकी मजबूरी है, ऐसा नहीं कि वो ये चाहते हैं, लेकिन जिधर उनकी गलती है वो ये है, वो ये जानते हुए भी वो फौज के या मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट के सोलतकार बनते हैं। ये जो अभी अफगानिस्तान पे डिबेट चल रही है, मसलन सीधी सी बात, ये अफगानिस्तान और बलूचिस्तान पॉलिसी पे सिविलियन लीडर्स को ना कोई पूछता है, ना इनका कोई इख्तियार है। वो तो भाई आप मुफ्त में तर्जुमान मत बने, ना आपसे पहले किसी ने पूछा है ना आगे पूछेंगे। तो आप सोलतकार बनने और तर्जुमान बनने की बजाय या तो डिस्टेंस रखें, या फिर उसको हाईलाइट करें, उसके खिलाफ आवाज उठाएं, तो ये सोलतकार बनते हैं। हालांकि ये जब भी इनको मौका मिला है, इन्होंने बेहतर करने की कोशिश की है, लेकिन वो फैसले चूंकि कहीं और होते हैं, तो बस इनकी मजबूरियां होती हैं, और बलूचिस्तान पे कंप्रोमाइज करना आसान है, उसकी कोई कीमत नहीं। ये जो प्रोवर्स इंसेंटिव्स हैं, आपने काफ़ी डिटेल में समझाया है कि भाई गुजरांवाला में जितनी सीटें हैं उतनी तो पूरी बलूचिस्तान में सीटें हैं। तो कोई पागल ही होगा कि जो पूरा बलूचिस्तान में डेवलपमेंट करे, जबकि पूरे बलूचिस्तान में 16 में से 5-6 से ज़्यादा भी नहीं जीता। अगर जोर भी लगा लेगा तो आपने कहा 10 जीत जाएगा। वो गुजरांवाला से ही 12-13-14 सीट जीत सकता है। लाहौर की कुछ 14 सीटें हैं, तो लाहौर के 1700 किलोमीटर में वो डेवलपमेंट करेगा ना। बलूचिस्तान के 3.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर में डेवलपमेंट करके उसको क्या सीटें मिलेंगी? तो इवन विद कंप्लीट फ्रीडम, विद कंप्लीट डेमोक्रेसी जो हमने फेडरल स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, उसमें भी बलूचिस्तान के जो मसले हैं वो सॉल्व नहीं हो सकते। हमने इंसेंटिवाइज ही नहीं किया हुआ। और सारी जो हमारी सियासी पार्टीज हैं उनको पता है कि रास्ता इस्लामाबाद का लाहौर के थ्रू जाता है। तो खैबर पख्तूनख्वा जीतने के बावजूद PTI ने सिर्फ फोकस सेंटर पंजाब में किया, सिंध में फोकस भी नहीं किया, आए भी नहीं। तो ये जो फेडरल हमारा स्ट्रक्चर है, इवन इफ वी मेक एवरीथिंग परफेक्ट, द वे इट्स डिजाइंड, वो एक पंजाब की हेजेमनी उधर रहेगी। हाँ, और उसने इंस्टीट्यूशनलाइज किया हुआ है पंजाब की हेजेमनी, बलूचिस्तान की मार्जिनलाइज्ड स्टेटस। तो हम्म। जब तक ये इंसेंटिव स्ट्रक्चर है,
सिविलियन सुप्रीमेसी भी आ जाए मुकम्मल, बलूचिस्तान के मसले हल नहीं हो सकते। जमहूरियत से सिर्फ ये होगा, पार्लिमानी निज़ाम की रिप्रेजेंटेटिव लेजिटिमेसी इंप्रूव होगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में कोई मसला हल नहीं होगा। इसमें आपने कहा था जी सख्त सवाल पूछें, तो आप जो बातें कर रहे हैं उसके बाद आप तो बाहर हैं, मेरे लिए काला डाला ही आएगा। तो मैं अपने आप को बचाने के लिए गरीरा फारूकी बन हाँ, जाता हूँ, सख्त सवाल करता हूँ, ताकि जो लोग कमेंट भी करते हैं जरूर मेरी जी। वीडियोस में वो भी हो जाए। भाई आप हमें क्यों बोल रहे हैं? आप अपने लोगों को बोले ना, हमने तो दे दिए। आपके जो सरदार हैं जो सारा कंट्रोल लेते हैं, उनको जो हम शेयर देते भी हैं, वो आप तक नहीं पहुंचाते, तो हम तो दे रहे हैं पैसे। अब आगे वो स्कूल नहीं खोल रहे, आप कह रहे हैं हमारी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। जमाली को भी बना दिया प्राइम मिनिस्टर, काकड़ को भी बना दिया प्राइम मिनिस्टर, डॉक्टर मालिक भी आ चुके हैं, सरदार मंगल भी आ चुके हैं, नवाब अकबर बुख्ती बड़े आपके लीडर बनते थे, पहले वो गवर्नर थे। तो सब लोग आप लोग आ चुके हैं, सब लोग आप लोग रियासत का हिस्सा बन चुके हैं, सब लोग शेयर ले चुके हैं। अगर वो लोग आवाम को नहीं दे रहे तो पहले जाके उन पे शोर डालें। आप इस्लामाबाद क्यों आ रहे हैं? जी, ये जबरदस्त बात है। देखें, हम उनका मुकाबला बलोच और पश्तून अवाम करना जानते हैं और कर सकते हैं। आप दस्त शफकत हटाएं, आप सरपरस्ती हटाएं। हमने तो अवाम ने हर वक्त अपनी वोट की ताकत के थ्रू, अपने मुजाहरों के थ्रू इन लोगों के खिलाफ अदम एतमाद का इजहार किया है। इसको मुसलत करने वाला वो रियासत है और जो मेन स्ट्रीम सियासी जमातें हैं। और वो मैंने जो अपने पिछले कमेंट में आपको मिसाल दी कि किस तरह वही लोग जो 5 साल छोड़ के जाते हैं, अगले 5 साल फिर पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून को जब हुक्म आता है कि जी इनको दोबारा लेना है, और वो तकसीम करके देते हैं कि इतने उधर जाएंगे, इतने उधर जाएंगे, तो फिर इन लोगों से सवाल पूछा ना, ये आपके लोग हैं, इलेक्शन में आप लाते हैं, आप 10वें नंबर के बंदे को जब पहले नंबर पे लाएंगे, मुसलत करेंगे। अच्छा, वो मैंने कहा ना पहले, फिर भी कोई चले, आपने किसी सरदार को लाया, उसकी कोई लेजिटिमेसी, थोड़ी बहुत सोशल लेजिटिमेसी होती, अब तो आपने नो बडीज को बहुत बड़े लोग बना दिए। नहीं तो और जब उनको लाया तो उन्होंने क्या कर लिया? हाँ, ये ज्यादा परेशान कौन बात है की है कि जितने बलोच सख्तगीर मौकफ रखते हैं, आपके हिसाब से सख्तगीर बलोचिस्तान में तो इनको ताना दिया जाता है मेरे और जैसे, या अख्तर मेंगल जैसे कि आप मॉडरेट हैं। ये हमें सब ने पहले स्टार्ट लिया हुआ है, या जिन्होंने बंदूक भी उठाई है, सब ने पहले स्टार्ट पार्लिमानी सियासत से लिया था। ये परेशानी हुई अकबर बुगटी, ही वॉज अ फेडरलिस्ट, गवर्नर रहे हैं, आपके वजीर आला रहे हैं, वो आखिर बंदूक उठाने पे आ गए। खैरबख्श मरी, उन्होंने 1970 के इलेक्शन में मेंबर कौमी असम्बली थे, आइन साज असम्बली का हिस्सा थे, वो क्यों आजादी के उस पे आ गए। बालाच मरी, हेरबियार मरी, सूबाई असम्बली के मेंबर रहे, वो क्यों इस नहज पे पहुंचे। हर वो बंदा जिस जो जो ये बशीर जैब से लेके ये सब, ये इधर बीएसओ के स्टूडेंट थे, तो इन्होंने कोई पैदाइशी तौर पर ये माइंड नहीं बनाया हुआ था। हालात ने, ये हालात क्यों इस तरह है कि वो इनको ले जाते हैं, कि आखिर में नतीजा यही निकलता है कि अख्तर मेंगल बेचारा 20-30 साल पार्लिमानी सियासत करके इस्तीफा दे देता है कि भाई ये पार्लिमानी सियासत, इससे रेडी की दुकान बेहतर है, क्योंकि इससे मेरा कोई मसला हल नहीं हो सकता, और वो अपने अवाम में उसकी जलालत होती है, उससे बेहतर है वो छोड़ दे। तो मेरे ख्याल से इस पे इस्लामाबाद को गौर करना चाहिए कि ये हम किन लोगों को मुसलत कर रहे हैं। आपने हमारे ग्रुप में भी खैरबख्श मरी की जो सोच में तब्दीली आई है उस पर एक मैसेज शेयर किया हुआ था, तो वो बताना चाहेंगे हमें भी? जी, देखें, खैरबख्श मरी साहब, अ, ये 2-3 विंडोज ऑफ अपॉर्चुनिटी थी पाकिस्तान में हमारे पास कि बलूचिस्तान को इंटीग्रेट करते। पहला अर्ली 1970s का था। याद रखिए 1970 की इलेक्शन में तमाम बलोचों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। उस वक्त जो असला उठाया अयूब खान के दौर में, जिनको फरारी कहा जाता था, उसमें ये सब लोग आए, और खैरबख्श मरी जैसे लोग, इन्होंने पार्लिमानी सियासत में हिस्सा लिया, आइनसाज असम्बली में हिस्सा लिया, बलूचिस्तान में हुकूमत बनाई, जिसका मतलब है कि ये इनकी विलिंगनेस शो कर रही थी कि ये एक पार्लिमानी वफाकी निज़ाम में चलने के लिए तैयार है। उसके जवाब में जो हमने इनके साथ किया, वो मैंने आपसे शेयर किया था कि भुट्टो साहब ने क्या किया है वहां पे। तो हम्म। भुट्टो साहब ने जो किरदार अदा किया और पहली फुर्सत में फौज को उधर भेजा, उसके बाद उसका नतीजा ये निकला कि खैरबख्श मरी साहब, अताउल्लाह मेंगल साहब जैसे लोग तो अपना सबक सीख गए। उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान के वफाकी आईनी निज़ाम में सियासत की जदोजहद नहीं की।
बिजिंजो साहब बेचारे वो सियासी आदमी थे, बड़े विजनरी आदमी हम्म। थे, उन्होंने अपनी कोशिश जारी रखी। उनके साथ हुआ ये, वो बाबा है सियासत थे बलूचिस्तान में, कि जब अगले इलेक्शन होते हैं 1988 में, जनरल जियाउल हक का मार्शल खत्म होता है, इलेक्शन होते हैं, बिजिंजो का बलूचिस्तान में सफाया होगा, उनके शागिर्दों ने उनको हराया। क्यों? क्योंकि बलोच नौजवान में गुस्सा इतना था कि आप पार्लिमानी सियासत के पीछे पड़े रहे और कुछ हासिल करने की बजाय उल्टा नुकसान करवा बैठे। दूसरी विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी हमारे पास थी, ये जो 2010 के बाद वाला पीरियड था, कि 18वीं तरमीम आया, कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस आए, उसके बाद हालात हम ठीक कर सकते थे। और आपने देखा 2013 में डॉक्टर मालिक और इनके आने से काफी एक बेहतरी भी आई और एक नए ट्रैक पे जाने की कोई उम्मीद नजर आई। हमने फिर 2-3 साल बाद अपनी रिवायती इंजीनियरिंग और हथकंडे शुरू किए, जिसकी वजह से हमने वो विंडो भी ऑफ अपॉर्चुनिटी भी मिस की। तो खैरबख्श हम्म। मरी इनमें से उन बंदों में से थे जिन्होंने आखिर तक अपनी इस बात पे फिर वो अड़े रहे हैं कि वो बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान के पार्लिमानी फ्रेमवर्क में उसको कुछ मिल नहीं सकता, तो वो आज़ादी के लिए ही जद्दोजहद करते रहे। और वो अपनी सियासी फिक्र, अपना एक स्टडी सर्कल था हक तबार, उसके थ्रू प्रोपेगेट करते रहे। और आज की जो बीएलए और उसके बीएसओ आज़ाद या बीएनएम के बहुत सारे नौजवान हैं, ये खैरबख्श मरी के उस स्टडी सर्कल्स में हाजिर होते थे और वहाँ पे उनकी सियासी तरबियत हुई। मैं वापस अपने पाकिस्तान प्रॉपर एंकर मोड में आ जाता हूँ। भाई आप कह रहे हैं ये करें वो करें, आपको एक आपका ट्राइब मेंबर जो है वो मरी हो, वो 60 में लड़ा, 70 में लड़ा, जा वो बैठे हैं दुबई में, लंदन में, वो अपनी जिंदगी एंजॉय कर रहे हैं। बस उनका बाप का नाम मरी है, वो वहां से बोलते हैं जंग करो, यहाँ पे आप जंग करना शुरू हो जाते हैं। तो इन लोगों से क्या बात करें भाई, आप लोग तो वो बैठे हुए अयाशी कर रहे हैं, उनके नाम पे आप यहाँ बच्चों को लड़ा रहे हैं लोगों को। जी, मेरे ख्याल से उनसे आपकी फिर भी बात हो सकती थी। बैड न्यूज़ ये कि उनके हाथ में अब चीज़ें नहीं है। अब जो ये क़यादत है, ये पढ़े लिखे नौजवान तबका जो ज़मीन पे उधर ग्राउंड पे बैठे लड़ रहे हैं, ये क़यादत उनके हाथ में है। अब ना ये हेरबियार मरी, ना कोई खान कलात, ना बरामदा, इनकी इतनी नहीं चलती। ये इधर बीएसओ के कारकुन जो है वो जंग लड़ रहे हैं। तो वो उनसे फिर भी आपकी बातचीत हो सकती थी, क्योंकि जो आसाइशी जिंदगी गुजार है उसको हम्म। फिर भी इंसेंटिवाइज किया जा सकता है। जो पहाड़ पे बैठा वो मरने के लिए तैयार हो, उसके साथ बात करना मुश्किल हो गया है। तो वो मैं समझता हूँ अब बलूचिस्तान के हालात ऐसे नहीं है कि आप सीधे सीधे कहें कि सॉफ्टवेयर अपडेट करें, कल मुज़ाकरात शुरू करें। मुझे नहीं लगता आज मुज़ाकरात के लिए हालात साजगार हैं। मुज़ाकरात के लिए भी अब हालात साजगार बनाने के लिए रियासत को बड़ी मेजर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लेनी होंगी। तो वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स आप लेंगे, फिर आप मुज़ाकरात के लिए एक ताकतवर, आज़ाद लोगों का कमेटी, कमीशन बनाएंगे, फिर कुछ जमानतें देंगे जिसमें आपको इंटरनेशनल शायद गारंटोर्स भी शामिल करने होंगे। हम्म। तब जाके बलूचिस्तान के हालात अब ट्रैक पे आ सकते हैं। और जितना ये प्रोलॉन्ग करेंगे, आज से 10 साल पहले जो हम तजावीज देते थे वो चल सकते थे उस वक्त, आज वो नहीं चलेंगे। आज आप हम्म। उसको मजीद, उसकी कॉस्ट बढ़ रही है, वो हम्म। वही तजावीज मुश्किल से होंगी, तो वो सीबीएम्स क्या है उस पर बात हो सकती देखें, आप कोई कराची यूनिवर्सिटी की औरत बॉम्ब फाड़ दे तो आप लोग ही शोर मचाते हैं। अब आप खुद कह रहे हैं कि ये जो अब लोग हैं ये स्कूल्स में हैं, यूनिवर्सिटीज में हैं। अच्छा कह रहा हूँ ना मैं, आवाज रहे हैं कि ये तो फुल मूड में आए हुए हैं। नहीं, मैं ना मिक्स कर देते हैं, जब इस रोल में आऊंगा ना तो मैं टोपी ऊपर कर देता हूँ तो आपका आपको है। पता चले कि हाँ, कौन से अप्रोप्रिएट। दायरे से बात हो रही है। हाँ, बिल्कुल। तो आप खुद कह रहे हैं कि भाई ये लोग यूनिवर्सिटी में होते हैं, ये लोग करते हैं, इंटेलिजेंस गैदर करते हैं, फिर ये लोग वापस जाते हैं, बीएलए ज्वाइन कर लेते हैं, फिर जब हमें पता चले कि ये लोग हैं हम इनको उठा लें, ये पंजाब यूनिवर्सिटी में, कराची यूनिवर्सिटी में हम उठा लें, तो आप लोग सोशल मीडिया पे शोर मचाना शुरू कर देते हैं। ये बीएलए की तो लोग हैं, अब इनको ना उठाएं तो क्या करें हम। जी, देखिए, बुनियादी सवाल आपको ये सोचना चाहिए कि क्यों बलूच नौजवान जो है वो अ, अपनी जान देने के लिए तैयार है और बीएलए के साथ ताउन के लिए तैयार है, या किसी और भी रियासत के खिलाफ असला उठाने के लिए तैयार है। लेट्स से आप क्यों नहीं तैयार? मैं क्यों नहीं तैयार? पेशावर वैली का नौजवान क्यों नहीं तैयार? पंजाब में नौजवान क्यों नहीं असला उठाने के लिए तैयार? और पैदाइशी तो नहीं, अगर पैदाइशी होता तो मैंने आपको सबका बताया, पार्लियामान में भी आए हैं, ये यूनिवर्सिटी की तालीम हासिल की है। जब यूनिवर्सिटी में आए इसलिए तो नहीं आए कि बंदूक उठाने के लिए, अगर बंदूक ही उठानी तो यूनिवर्सिटी ना आते ये लोग।
तो आपको इस पे सोचना होगा कि ऐसे क्या हालात है कि बलोच नौजवान इस हद तक जा चुका है कि वो अपनी जिंदगी, यानी हम सब कुछ, आपको आजादी भी किस लिए चाहिए होती है? अपने लिए, अच्छी जिंदगी के लिए चाहिए होती है, कि वो अपनी जिंदगी कुर्बान करने पे आ गए हैं। इसका मतलब है कि आपने हालात ऐसे बना दिए कि उनके लिए कोई ज्यादा वायबल अल्टरनेटिव चॉइसेस बड़े कम छोड़े हैं। और इसमें ये भी जरा मैं बात पे वो देना चाहूंगा, ये अहम बात है। पाकिस्तान प्रॉपर का एक बड़ा मसला ये है कि ये जो सारी काउंटर नैरेटिव मीडिया में सियासी लोगों के थ्रू, इसका ऑडियंस जो है वो बलोच नौजवान ही, वो भी पाकिस्तान प्रॉपर का नौजवान है। कमाल बात ये, लेट्स से आप जरा देखिए, यानी प्रोपेगेंडा के लिए भी कोई मेथड चाहिए ना। अभी जब हम्म, लेट्स से पीटीआई के साथ इस्टेब्लिशमेंट की वो लड़ाई चल रही है, तो पीटीआई को काउंटर करने के लिए जब ये अपना काउंटर बयानिया बनाते हैं, लोगों को आगे करते हैं, तो एटलीस्ट उनका टारगेट ऑडियंस तो वो नौजवान है ना। देखें, यूथ प्रोग्राम शुरू किए हैं मरियम ने, और सारी चीजें हैं, वो अपनी कोशिश कर रहे हैं, कामयाब होते हैं नाकाम होते हैं एक अलग बात है। बलूचिस्तान में बेहिसी और इग्नोरेंस और जाहिलियत की हद ये है कि जितना ये काउंटर बयानिया है, ये एम्ड है एट द सिटीजन ऑफ पाकिस्तान प्रॉपर। ओ भाई, बलोच नौजवान, अगर आपने लेट्स से बीएलए को डिलेजिटिमाइज करना है, वो तब होगा जब बलोच नौजवानों में उसकी सपोर्ट बेस कम होगी। आप कराची या लाहौर में उन लोगों में उनकी सपोर्ट कम हो या ना हो, उससे बीएलए को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उसके लिए आपको क्या करना है, मैं ये मिसाल देता हूं कि अ, ये जब बलूचिस्तान में वो आते हैं हर कोर कमांडर और उनका सेटअप होता है, तो वो क्या करते हैं, वो उधर मसनूई लोगों के थ्रू ना रैलीज निकालते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद के। अच्छा, क्यों? उन्होंने सिर्फ, उनको इस बात की कंसर्न नहीं है कि जनवन हम लोगों के दिलों में पाकिस्तान का प्यार आया और हम्म, हम दिलो दिमाग की जंग जीते हैं। नहीं, इस्लामाबाद को सब अच्छा है कि तस्वीर दिखानी कि मेरे दौर में देखें, बड़े बलोच तो बड़े मुहब्बे वतन हो गए, और जिसने रैली निकाली होती है उसको भी हंसी आ रही होती है। बाकी जो हम लोकल लोग हैं वो तो जानते ही जानते हैं। अच्छा, इसी तरह जब ये अपने मसनूई लोगों के जरिए ये जज्बाती तकारीर करवाते हैं, अच्छा वो भी पाकिस्तान प्रॉपर से शाबाशी, वो मीडिया में बैठे हैं, उसको शाबाशी दे रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो भाई, इससे वो जो बलूचिस्तान का नौजवान है, उस हम्म, उसको आप कैसे अपनी तरफ राग़िब कर रहे हैं? आपने महारंग का, आपको याद है हमने जिक्र किया था, मैंने आपको कहा था कि ये जो उन्होंने महारंग के साथ बदतमीजी और मिस ट्रीटमेंट की है, इसका वो नतीजा आएगा कि ये याद रखेंगे। आज वो नतीजा आ रहा है। अब इनको याद आ गई कि महारंग कंडेम करे, महारंग ये करे। तो भाई, महारंग का सपोर्ट बेस बलोच नौजवान है। महारंग को आप पाकिस्तान प्रॉपर की नजर में डीलेजिटिमाइज करे या ना करे, उसे महारंग या उसको कोई फर्क नहीं पड़ता इतना। हम्म, हाँ, आपने अगर वाकई कोई काउंटर नैरेटिव देना है, तो उसके लिए आप ऐसे लोगों को लाएंगे जिसकी बात बलोच नौजवान हम्म, सुनने के लिए कम से कम तैयार है। हम्म, आप ऐसे लोग फ्रंट पे बिठाते हैं जिसको देख ही बलोच नौजवान तो कोई बुरे भला गाली दे के अगले उस पे चला जाता है। हम्म। सो इस काउंटर नैरेटिव का पॉइंट क्या है? नहीं, हम क्या, आप बताएं हम क्या करें। हम आपको बुलाते हैं, आपको कराची यूनिवर्सिटी में कोटा दिया है, पंजाब यूनिवर्सिटी में दिया, पढ़ाते हैं। आप फिर जाके बम फाड़ना शुरू कर देते हैं। हमने पूरे शहर हमारे जो हैं वो सब आप लोग खुले हुए हैं। आप लोग आए हैं, पढ़े हैं, यूनिवर्सिटियों में हम आने देते हैं। इतने सारे बलोच हैं जो पढ़ रहे हैं पंजाब में, इस्लामाबाद में। फिर वापस जाके आप लोग बम फाड़ना शुरू कर देते हैं। यार ये देखें, आप कोई हम पे कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। आप भी हमारे पे आके हुक्मरानी करते हैं, हम आपके यहाँ पढ़ने के लिए नहीं आते हैं। ये पाकिस्तान के इदारे हैं, पाकिस्तान के अवाम के पैसों से बने हैं, जिसमें हमारा भी कोई हिस्सा है। तो हम पढ़ने या उसके आने का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी सियासी हकूक और उस पर खामोश हो जाएं। पढ़ने का तो असल मकसद ये वो आपको शऊर देता है। और उसके लिए अगर हमें इनको अपने सियासी हकूक या उसके लिए आवाज़ उठानी पड़े, तो वो जाहिर बात है, वो तालीम के साथ तो वो शऊर मजीद बढ़ना चाहिए। मैं इस पे भी बात करूंगा शहजाद, अगर आपकी इजाज़त हो। जी इसका जी। जो इकोनॉमिक साइड है, हमने सियासी और वो सारी बात की है। एक जो बलूचिस्तान की मौजूदा उसमें जिसका बड़ा ताल्लुक है, बलूचिस्तान की इकॉनमी, आप समझे, बलूचिस्तान की इकॉनमी तीन चीज़ों पे स्टैंड करती है। एक ज़रात, दूसरा मिनरल्स, हम्म, और तीसरा जो इनफॉर्मल बॉर्डर ट्रेड है। अब पिछले चंद सालों में ये हुआ है कि आपने पानी की वजूह, पानी के जो क्राइसिस है, वाटर टेबल्स, और उसकी वजह से बलूचिस्तान में एग्रीकल्चर वैसे भी सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर से बियॉन्ड सस्टेनेबल नहीं था। तो एग्रीकल्चर के हालात तो खराब हो गए बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, पानी वगैरह।
उसके बाद आते हैं मिनरल्स। अब मिनरल्स वो हम लो वैल्यू चेन में ट्रैप्ड है। जो मिनरल्स बाकी है उसकी एक्सप्लॉइटेशन होती है, उसका आम आदमी को उस तरह से फायदा नहीं होता। उसके बाद रह गया बॉर्डर इनफॉर्मल ट्रेड। ये आपको मैं बताऊं कि बलूचिस्तान का 53% जो आबादी है, वो ये जो 13-14 अफगानिस्तान ईरान के साथ जिले हैं, वो इनमें रहती है। बलूचिस्तान की 50% से ज्यादा इकोनॉमी बॉर्डर ट्रेड पे मुनहसर है। तो पिछले 5-6 सालों में ये जो एंटी स्मगलिंग और फॉर्मल ट्रेड की प्रमोशन के नाम पे जो क्रैकडाउन हुआ है, उससे भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। क्योंकि उधर लोगों का रोजगार इसी इनफॉर्मल इकोनॉमी से वाबस्ता था। तो वो इन इकदामात की वजह से वो भी आम आदमी के लिए जो थोड़े बहुत रोजगार के मौके थे वो खत्म हो गए। और उस पर एक बड़ा जेन्युइन वैलिड सवाल है पाकिस्तान प्रॉपर का, कि जी स्मगलिंग होती है, स्टेट एक्सचेकर को नुकसान होता है। तो इसको भी मैं ये जवाब देना चाहूंगा कि बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि स्मगलिंग होती है। और उसके लिए कोई इकदाम उठाने जाए उठाने जाए चाहिए। लेकिन उसका मसला ये है कि पहले उसकी तशखीस ठीक करें। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ स्मगलिंग का। अभी ये मिफ्ता साहब उसकी बड़ी एडवोकेसी भी करते हैं। जो ट्रांजिट ट्रेड है अफगानिस्तान के साथ, उस पर बड़ी पाबंदियां लगाई। अ, अब वो उसमें तशखीस में मसला क्या है? तशखीस इनकी है कि चूंकि लोग करते हैं तो इसकी अपॉर्चुनिटीज कम करो। और भाई जो बॉर्डर में लीकेज है, क्यों कराची पोर्ट से लेके चमन बॉर्डर तक, ये जो सिस्टम में लीकेज है कि एक चीज चली जाती है, इसका मतलब आपका सिस्टम ठीक नहीं है। उसको ठीक करे बजाय तिजारत बंद करने के। उससे नुकसान क्या हुआ है? वो तिजारत सारी डाइवर्ट हो गई है थ्रू ईरान। और चूंकि आपके बॉर्डर के लीकेजेस का आपने इलाज नहीं किया, वही माल जो अब ट्रांजिट ट्रेड के थ्रू पाकिस्तान कराची से होते हुए जा रहा था, वो अब ईरान के थ्रू होके वापस आ रहा है। वो ईरान के थ्रू पाकिस्तान में आ रहा है, वो ईरान से अफगानिस्तान के थ्रू वापस पाकिस्तान में आ रहा है। जिसका मतलब ये है कि चूंकि आपने बुनियादी मसले का इलाज नहीं किया कि बॉर्डर के लीकेजेस, अब बॉर्डर पे तो आप बैठे हैं, रियासत बैठी है। तो वो सिस्टम ठीक करने की बजाय आप ट्रेड ही बंद कर दो, हर चीज बंद कर दो, क्या स्मगलिंग होगी? तो भाई अपना निजाम दुरुस्त करो। उसके लिए आप तो, ये ऐसा है कि तालीमी इदारे खराब है तो बंद कर दो। तो उसमें ये एक बुनियादी वो, और इसमें इतनी इनडिफरेंस और या नासमझी भी है। मैं एक वो एक दिलचस्प वाकया सुनाता हूँ। मैं, वजीर आजम ने एक कमेटी बनाई थी बॉर्डर पे फॉर्मल ट्रेड प्रमोट करने के लिए। मैं उसकी मीटिंग में बैठा था। तो अब ये पाकिस्तान के जितने इदारे जो बॉर्डर ट्रेड को डील करते हैं, FBI, FIA, सिक्योरिटी इदारे, सब बैठे हैं और वफाकी वजीर को प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। कैन यू बिलीव इन्होंने क्या तजवीज दी? तजवीज ये दी, अब ये वजीर आजम साहब ने टास्क दिया कि भाई अल्टरनेटिव लाइवलीहुड्स कैसे प्रमोट करें। तजवीज ये दी कि जी ये जो बलोच और पश्तून है, इनकी ये कल्चरल, इनकी पैदाइशी ट्रेनिंग हुई, ये प्रो स्मगलिंग है। इनकी कल्चरल ट्रेनिंग करें कि स्मगलिंग बुरी चीज है। और वो इमेजिन करें, चेयर कौन है मीटिंग का? सुबाई एक मैं नाम नहीं लूंगा, वफाकी वजीर, वो भी बलोच है। लेट्स से अगर आप जनरली ये बात समझते भी इतने, तो आप एथिक्स और एटिकेट्स रखिए कि एक बलोच मिनिस्टर को आप ये कह रहे हैं कि आपके लोग पैदाइशी तौर पर या उनकी कल्चरली वो प्रो स्मगलिंग है, उनकी तरबियत करें। वो शरीफ आदमी, तो उन्होंने इनको रोका। तो उन्होंने रोका कि भाई ये बात निकाल दीजिए, आप क्या बात कर रहे हैं। और मैं बैठा उधर फ्रस्ट्रेट हो रहा था कि यानी इन लोगों को क्या बात समझ आई। तो मैंने उनकी तबीयत साफ की कि भाई आप फॉर्मल ट्रेड कैसे प्रमोट करेंगे? फॉर्मल ट्रेड इन चीजों से प्रमोट होता है। मैं आपके सामने एक दो तीन फैक्ट्स रखता हूँ। मैंने स्टैंडर्ड चार्टर्ड में मेरा अकाउंट है। मैंने एक दफा वहां पे, मैंने नहीं बल्कि वो जो उनके एजेंट्स, प्रमोशन एजेंट्स कॉल सर करते हैं अकाउंट कि था। जी सर आपको क्रेडिट कार्ड, आप एलिजिबल है क्रेडिट। अकाउंट था। रफी भाई तो अकाउंट था। उन्होंने अप्लाई इस किया। इस अब इस मुझे इस पॉडकास्ट के, इस पॉडकास्ट के बाद आपका पाकिस्तान में कोई अकाउंट नहीं होगा। आप उस अकाउंट को भूल जाएं। जी, तो उन्होंने मुझे साइन करवाया ना कि जी आपके ये क्रेडिट कार्ड, खैर एक दफा हुआ, दो दफा हुआ, क्रेडिट कार्ड कोई आता नहीं और हर 3 महीने बाद कॉल लगा। मैंने वो अगली दफा जब भाई उसको डांटा कि भाई मुझे कॉल मत करें आप, तो मुझे लगता है ये कोई फ्रॉड है। हर दफा साइन करवाते। वो अपने, उसने अपने सेल्स प्रमोट करने थे। उस बेचारी ने मुझे दोबारा कॉल करके कहा कि सर वो आपका इसलिए नहीं हो रहा, आपका एड्रेस क्वेटा का है, आप एक हफ्ते के लिए क्वेटा का एड्रेस चेंज करें, आपका कार्ड हो जाएगा। मैंने कहा यार ये तो, अब तो बिल्कुल भी नहीं करूंगा। अगर मेरा भी वो नहीं होता तो बलूचिस्तान के एक आम आदमी का क्या होगा? मैंने जब डेटा निकाला शहजाद, ये जो एडवांस टू डिपॉजिट रेशो है कि क्रेडिट फैसिलिटी, ये एक फॉर्मल ट्रेड की प्रमोशन का बड़ा इंडिकेटर है कि सरकार
जो है या बैंक्स वो क्रेडिट दे रहे हैं एसएमईज को, इंडस्ट्रियलिस्ट को। हम्म। बलूचिस्तान में 3 से 4% है, यानी जो बलूचिस्तान के लोगों ने वहां पे बैंकों में पैसा जमा कराया है उसके अगेंस्ट उनको 3 से 4% उधार मिलता है। और उसमें भी मेरे ख्याल से ये हब वाले शामिल है, अगर उसको निकाल के तो ये 1% भी नहीं बचता। इसके मुकाबले में सिंध और पंजाब में ये रेशो 40 से 50% के आसपास है। अब ये एक मिसाल है। इसी तरह आप हमारी पैदावार सेब ले लें। अगर बलूचिस्तान एक मुल्क होता तो बलूचिस्तान वुड बी द 18th और 17th लार्जेस्ट एप्पल प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। पाकिस्तान का 90 से 95% सेब बलूचिस्तान से आता है। जो सेब की वैल्यू चेन है उसकी जो पहली सीढ़ी है, अभी मैं एडवांस्ड वैल्यू चेन की बात नहीं कर रहा, पहली सीढ़ी है कि इसका आप कंसंट्रेट या कोई जूस से पहले जो वो बनता है, पल्प, आप वो बनाते हैं। हम्म। पूरे बलूचिस्तान में एक वैल्यू चेन का कोई यूनिट, कोई इंडस्ट्रियल यूनिट या वो नहीं है। और एक्सपोर्ट भी जो सेब का होता है वो कराची या पंजाब के कारोबारी बलूचिस्तान का ही सेब एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये मैं सिर्फ चंद वो मिसालें दे रहा हूँ कि फॉर्मल ट्रेड आप एकदम से बॉर्डर पे पाबंदियां लगा के इनफॉर्मल उसको बंद करें, बिल्कुल बंद करें, लेकिन तब करें जब आपके पास ये विल और कैपेसिटी हो कि आप मुतबादिल रोजगार दे सकें। मुतबादिल रोजगार के हालात ये है कि आप एक्सेस टू फाइनेंस देने की बजाय, आप इंडस्ट्रियल वैल्यू चेन प्रोमोट करने की बजाय, आप रोजगार देने की बजाय कहें कि लोगों की कल्चरल ट्रेनिंग करें। ये तो इनके कल्चर में ही है कि जी स्मगलिंग करनी है और बॉर्डर के आसपास तिजारत करनी है। तो ये मेरे ख्याल से वो रवैये हैं कि हम्म। इनको जब तक देखा और समझा ना जाए, पाकिस्तान प्रॉपर और बलूचिस्तान में जो खलीज है वो इतना बढ़ चुका है, वो इस तरह से हम्म। रिकवर नहीं होगा। इकोनॉमिक उस पर आते हैं वापस। ठीक है, हम एहसान नहीं कर रहे, बट आपको आने तो देते हैं। कराची में इतने सिंधी नहीं है जितने बलोच हैं, रह रहे हैं, खुश रह रहे हैं। ये क्या बात हुई कि वो पंजाबी बलोचिस्तान है आप कत्ल कर देते हैं, नहीं पंजाबी इधर नहीं आ सकता। हम अब ये करना शुरू कर दें तो आप लोगों को पूरा मुल्क खुला है, आप पंजाबियों को आने नहीं देते, पंजाबी को पंजाबी होने पे कत्ल कर देते हैं। जी देखें, पंजाबी पिछले 70 75 साल से बलूचिस्तान में रह रहे हैं। और बलूचिस्तान में पंजाबी, बल्कि क्वेटा के जो पंजाबी है हमारे दोस्त हैं, वहाँ के लोगों के साथ रिश्ते हैं। क्वेटा की जो जो पंजाबियों की जो क्वेटा की अपनी एक डायलेक्ट है उर्दू का, हम्म। वो क्वेटा वाला स्टाइल उर्दू है। उसमें पंजाबी, पश्तून, बलूच सब वही उर्दू बोलते हैं। तो वो इतना एक इंटीग्रेटेड शहर था, क्वेटा एक मिनी पाकिस्तान था इस हवाले से। प्री पार्टीशन बहुत पंजाबी, ज्यादा पंजाबी वहाँ सेटल्ड है। जी प्री पार्टीशन सेटल्ड है। पंजाबी ये जो वायलेंस है ये पिछले 15 16 साल में शुरू हुई। अब वो वायलेंस, वो कोई बीएलए किसी से पूछ के या आम बलोच से या बलोच या सदान से पूछ के थोड़ी करती है। वो जाहिर बात है उसने तो जो बलोच उसमें भी उनकी बात नहीं मानते वो उनको भी टारगेट करते हैं। और तो इसमें मेरे ख्याल से जो हमें समझना होगा वो ये है हम्म। कि आम पंजाबी और फॉर दैट मैटर आम बलोच या किसी का जो कत्लेआम है, बिला वजह कत्ल है, उसको न सिर्फ ये कि मजम्मत तो हम सब करें और करनी चाहिए, बल्कि उसका कोई यानी उस पर डिबेट ही नहीं होनी चाहिए। वो तो डिबेट, हम्म। उस पर तो हम सबका कंसेंसस होना चाहिए कि इसकी मजम्मत करते हैं। लेकिन जब ये पाकिस्तान प्रॉपर और पंजाब के दानिश्वर उठ के ना सुबह शाम के अभी कुछ हुआ नहीं कि जी मारंग मजम्मत करें, अभी कुछ हुआ नहीं जी फला मजम्मत करें, ये वही जो इसराइल पैलेस्टाइन में हुआ है कि द मोमेंट आप इसराइल की एट्रोसिटीज की बात करें जी आप हमास की मजम्मत करें। अब जो बंदे जिसने करना भी हो वो हेजिटेट कर जाता है कि भाई तुम्हारी ब्लैकमेलिंग में मैं नहीं आ सकता, ये ब्लैकमेल करके मुझे व्हाई आर यू अज्यूमिंग कि मैं इस चीज की मजम्मत नहीं करूंगा। ये वो नी जर्क रिएक्शंस है कि आप, और दूसरा उनको ये भी समझना चाहिए कि भाई बीएलए या वो कोई महारंग या किसी से पूछ के अपने प्लान्स नहीं बनाते हैं। लेकिन इसके मुकाबले में रियासत के साथ आप और हम सबका रिश्ता है, लीगल एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। हम उनको वोट देते हैं, हम हम्म। टैक्स जमा कराते हैं, हमने उनको वायलेंस पे लेजिटिमेसी दी हुई है, वायलेंस पे मोनोपोली दी हुई है। तो मेरा बीएलए के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, मेरा रियासत के साथ है। रियासत से मैं सवाल भी पूछूंगा, प्रोटेस्ट भी करूंगा। और एक नॉन स्टेट एक्टर्स के साथ मेरा क्या ताल्लुक हो सकता है। हम्म। तो मेरे ख्याल से इस पे ये जो नी जर्क रिएक्शंस है इसको भी मैं ठीक नहीं समझता। हम्म। ये कहते हुए कि ऑफ कोर्स पंजाबी, सिंधी या कोई भी कोई रोजगार के लिए आते हैं कुछ, ये जो क्वेटा के पंजाबी है ये प्री पार्टीशन उधर सेटल्ड है।
तो ये आम उसका, इसमें ना कोई कसूर है। मैंने आपको शायद पहले भी बताया, हमारे मेरे उस्ताद थे वो 2008-9 में मारे गए हैं इस वायलेंस में। तो वो यकीनन वो देख के बड़ा अफसोस भी होता है। और एक उन तमाम खानदानों के लिए, अभी ये जो कुछ सर्वाइवर्स थे उनके मैं वीडियोस देख रहा था, तो यकीनन वो बहुत ही अफसोसनाक है, और बहुत दुख और अफसोस होता है। लेकिन जिम्मेदार लोगों को इसको वाइडल वाइडर कम्युनल क्लैशेस या उसकी तरफ ले जाने की बजाय रियासत से सवाल करे, एहतसाब करे कि ये हालात यहाँ तक क्यों पहुंचे। जो नुआंस है ये सोशल मीडिया डिस्कोर्स में कंप्लीटली मिसिंग है, कि सिस्टमैटिक ऑपरेशन बाय द स्टेट कैन नॉट बी कंपेयर्ड विथ वायलेंस बाय नॉन स्टेट एक्टर्स और मिलिटेंट ग्रुप्स। या तो हम बोलें कि जो पाकिस्तान की रियासत है और बीएलए है वो बराबर है, कि उनके हम्म। जिस तरह वो ऑपरेट करते हैं वो बराबर हैं, तो चलें फिर दो मिलिटेंट ग्रुप्स आपस में लड़ रहे हैं, हम लोग छोड़ देते हैं बीच में बात करना। एक रियासत के असूल होते हैं, एक रियासत की कानून होते हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है। अगर सिस्टमेटिकली बलोच को अप्रेस कर रही है द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, उसको आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं बेस्ड ऑन दीज लॉज एंड कॉन्स्टिट्यूशंस एंड नोशंस ऑफ ह्यूमन राइट्स। मिलिटेंट ग्रुप्स तो वो मानती ही नहीं है। तो बीएलए का करना गलत है, जाहिर बात है गलत है, कंडेम भी करते हैं, बट उसकी आप एक इक्विवेलेंसी विद सिस्टमैटिक रिपीटेड कंटिन्यूड ऑपरेशन बाय द स्टेट नहीं कर सकते, जो सोशल मीडिया पे होती हुई मुझे नजर आ रही बिल्कुल, आई थिंक आपने बहुत बेहतर तरीके से इसको हाईलाइट किया है। सो आई कांट एग्री मोर, आई फुली। है। फिर मैं वापस जी सर, आप कह रहे हैं डेवलपमेंट होती नहीं है, हम कोशिश करें पाइपलाइन डालें आप फाड़ देते हैं, ट्रेन डालें आप फाड़ देते हैं, रोड डालें आप फाड़ देते हैं। तो लोग कैसे हम करें, हम अगर कोशिश भी करें भाई एक चीज बनेगी, फिर वहां से रोजगार जनरेट होगा, आप बनने तो दें। ट्रेन ट्रैक्स फाड़ना है, रोड फाड़ने हैं, पाइपलाइन फाड़ने हैं, हर चीज फाड़ देनी है, तो फिर कहाँ से हम डेवलपमेंट करेंगे। जी देखें, आपको डेवलपमेंट से किसी ने रोका नहीं है। आपने डेवलपमेंट, अगर सिर्फ वो डेवलपमेंट करनी है जो एक्सट्रैक्टिव इन नेचर हो, कि जिससे आप मादनी वसाइल निकाल सकें, जिससे आप मिलिट्री ऑपरेशन के लिए लॉजिस्टिकल, आपकी लॉजिस्टिक्स इम्प्रूव हो। मसलन ये ज़रा, हमने अंग्रेज से आज़ादी क्यों ली? मटेरियल डेवलपमेंट तो अंग्रेज ने बहुत अच्छी की थी। आज भी पंजाब और सिंध का जो कैनाल सिस्टम है दुनिया का बेहतरीन निज़ाम है। तालीमी इदारे जो उन्होंने बनाए थे। तो अंग्रेज से अगर हमने आज़ादी ली, वो सिर्फ इस बात पे तो नहीं ली कि जी वो तरक्की नहीं कर रहे थे। अंग्रेज से हमने आज़ादी दो बातों पे ली है। एक, जो उसकी तरक्की थी वो एक्सट्रैक्टिव थी। कैनाल कॉलोनीज उसने बनाई, लेकिन इसलिए बनाई कि वो यहाँ का एग्रीकल्चर सरप्लस एक्सट्रैक्ट कर सकें, और यहाँ के किसान के खून पसीने की रोटी पे वो बरतानिया की तरक्की करवा सके। तो उस एक्सट्रैक्टिव निज़ाम को रोकने के लिए हमने आज़ादी ली। दूसरा, कि हमारे फैसले, हमारी पॉलिसियां हम बनाएंगे, अंग्रेज क्यों? अंग्रेज को क्या पता कि हमारे लिए अच्छा और बुरा क्या है। यही बात बलूचिस्तान में है। आपने जो डेवलपमेंट पे इन्वेस्टमेंट की है वो एक्सट्रैक्टिव इन नेचर है। उसकी मिसाल अभी गवादर एयरपोर्ट ले लें। बलूचिस्तान ही शायद पाकिस्तान के बड़े एयरपोर्ट्स में से बना लें। उससे क्या होता है? किसके लिए उधर? उसके बजाय बलूचिस्तान के बुनियादी मसाइल, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट एक्सट्रैक्टिव लेंस की बजाय अगर आप इंक्लूसिव डेवलपमेंट करें, बलूचिस्तान की ज़रूरियात को, जो अभी मैंने आपको कुछ गैप्स बताई, इस तरह बहुत सी वो टेक्निकल तजावीज़ है कि जिससे हम्म। लोकल इकोनॉमी फ्लरिश हो, लोकल लोगों की को रोजगार के मौके मिले। जब तक आप उस माइंडसेट पे शिफ्ट नहीं होते, तो आपके ये सारे इंटरवेंशन जो आप अपने और आपके फॉरेन पार्टनर्स को फायदे के लिए कर रहे हैं, उससे आम लोगों को कोई खास फायदा नहीं होना। तो जो पाकिस्तान प्रॉपर की ऑडियंस है, जो देखती है कि गवादर में पीसी बन गया जी, जीप रैली हो गई, और बोलती है वाह सो मच डेवलपमेंट, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप। जी मेरे ख्याल से जो ये गवादर के क्रिकेट स्टेडियम में सेल्फीज लेके खुश होते हैं, या पीसी, या जो उधर एक और भी बिजनेस सेंटर है, उनको मैं यही मैसेज दूंगा कि वो भाई आके कोई एक हफ्ता गवादर में बतौर आम शहरी रह ले, कोयटा में रह ले, और आम आदमी की जो जिंदगी है, तकलीफ है, दर्द है, उसको समझे। और उसमें फिर अगर उसको समझ आती है अपने हिस्से का, जारी बात है हर कोई सियासतदान भी नहीं बन सकता। हम अपनी अपनी हैसियत और इस्तात के मुताबिक फिर आवाज़ उठाते हैं, कंट्रीब्यूट करते हम्म। हैं, मजलूम की आवाज़ के लिए उसमें हिस्सा डालें। तो
तब जाके मेरे ख्याल से कोई मुश्तरका तौर पर पाकिस्तान में कोई बेहतरी की गुंजाइश निकलेगी। वरना ये इसी तरह दो पैरेलल यूनिवर्स में हम रहते रहे, कि मसलन मेरा जैसा बंदा, मैं नहीं समझता कि, फ्रेंकली स्पीकिंग, बलूचिस्तान के हिसाब से अगर आप देखें, मैं बलूचिस्तान के मोस्ट इंटीग्रेटेड नौजवान तबके में से को रिप्रेजेंट करता हूँ। मैं फ्रस्ट्रेशन से मेरा खून खोल उठता है जब मैं पाकिस्तान प्रॉपर की ये बेहिसी और इग्नोरेंस और डिनाइल देखता हूँ। तो और मैं बिल्कुल ये जो सोशल मोबिलिटी, अपवर्ड मोबिलिटी के रास्ते हैं, मेरे पास बड़े ऑप्शंस हैं, और मुझे बहुत, वो क्या कहते हैं, ओलिव ब्रांचेस भी एक्सटेंड होती रहती हैं हमेशा, के जी आप में बड़ा पोटेंशियल है और ये और वो। मैं इस हर उस चीज को रिजेक्ट करता हूँ कि, क्योंकि इस तरह के सिस्टम या उसको मैं सपोर्ट नहीं कर सकता। तो अगर मेरी ये हालत है जहां पे मेरे ना इतने स्टेक्स है, ना मैं कोई उस तरह से डिप्राइव्ड हूँ, जिस तरह मैंने कहा, मैं इन मेनी वेज आई एम प्रिविलेज्ड, और मैं उस निज़ाम और उसको समझता भी हूँ। तो जब मेरे शऊर के मुताबिक मेरा रिएक्शन ये है, तो आम नौजवान फिर आपको कैसे रिएक्ट कर रहा होगा, उससे फिर आप अंदाजा लगाएं। सर मुझे अक्सर लोग पटवारी जियाला सब चीज़ें बोलते हैं, क्योंकि मेरे सियासतदानों के लिए थोड़ी हमदर्दियां हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि जो सोशल मीडिया डिस्कोर्स है वो सिर्फ इन्हीं चंद लोगों को गालियां देना और बोलना इनको कुछ नहीं आता। अब हमारे साथ रफ़ीउल्लाह काकड़ हैं जो बलूचिस्तान से माइंड्स प्रोड्यूस हुए हैं, तारीख में वन ऑफ द बेस्ट माइंड्स। वो इसी हुकूमत के आला तरीन ओहदों पर हैं, डेवलपमेंट का भी हिस्सा हैं। क्यों नहीं वो कुछ कर सके? क्या मुश्किलात पेश पेश आती हैं विद इन द सिस्टम? जो एक्टर्स हैं, क्या चीज उनको भी रोक रही है? यू कैन पुट अ रफीउल्लाह काकड़ इन देयर एंड स्टिल नथिंग हैपेंस, व्हाई? बहुत अच्छा सवाल है ये। देखें, इसके लिए पहली तो सोशल और पॉलिटिकल चेंज की अंडरस्टैंडिंग हमें ठीक करनी होगी। वो ये है कि बड़ी मानीखेज तब्दीली, मीनिंगफुल पॉलिटिकल चेंज कभी भी सिस्टम के अंदर से नहीं आ सकता। मैं 10 साल सिस्टम के अंदर रह के ये बात कर रहा हूँ। मानीखेज, मीनिंगफुल, फंडामेंटल सियासी चेंज सिस्टम के अंदर रह के नहीं आता। वो सिस्टम के अंदर से मेरी मुराद ये कि जब तक सियासत चेंज नहीं होगी, सो आप जब तक सियासत में फंडामेंटल चेंज नहीं आएगा, कोई मीनिंगफुल चेंज नहीं आ सकता। अब दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि यकीनन मसलन मुझे बहुत मौके मिले हैं, ये जो सारी बातें मैं आपसे कर रहा हूँ, और बाज़ औक़ात मैं काफ़ी बिला खौफ जब ये बातें करता हूँ, मुझे मेरे दोस्त पूछते हैं कि आपको कोई डर नहीं लगता, तो वो मैं उनको कहता हूँ कि ये बातें मैं हुकाम बाला को मुंह पे भी कह चुका हूँ। तो एक टेस्ट रन हो चुका है, तो मुझे थोड़ी तसल्ली होती है कि यार अगर उधर कुछ नहीं कहा तो अब शायद इधर भी कुछ ना कहें। तो ये बातें जब हम उनको करते हैं, कहते हैं, इसलिए आपकी तरह मेरी, जहां पे मुझे गुस्सा भी आता है मेन स्ट्रीम सियासी जमातों पे, मेरी हमदर्दी भी है, वो इसलिए कि 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स वो इन अक्सर बातों से एग्री करते हैं। अभी मेरी मसलन मेरी बिलावल से मुलाकात हुई थी, या मेरी पाकिस्तान में इस्लामाबाद में जब ये सियासी, वो से हम हमेशा उनको यही बातें करते हैं। इवन जब ये इस्टेब्लिशमेंट फौजी क़यादत के साथ कोई मीटिंग्स में या उसमें होता था, तो मैं तो यही, चूंकि मैं पब्लिक इतना कह चुका होता, तो वहां पे बैक ट्रैक करने का कोई फायदा नहीं होता था। तो बात तो उनको समझ आती है, ऐसा नहीं है कि उनको समझ नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि जो राइट स्टेप्स लेने के लिए सियासी अशराफिया को जो कुर्बानियां देनी होंगी, उसके लिए कुर्बानियां देनी होंगी, कंसेशन देने होंगे, उसके लिए वो तैयार नहीं है। मैं मिसाल पहली देता हूं फौज की। फौज को बहुत अच्छी तरह पता है कि यह मसनूई की आदत है और ये नहीं डिलीवर कर सकते। लेकिन फौज का मसला ये है कि वो इस मसले का हल भी चाहते हैं, साथ में अपनी कंट्रोल और हेजमनी भी बरकरार रखना चाहते हैं। जो उनको समझ नहीं आ रही, या समझ आ रही है एक्ट करने के लिए तैयार नहीं है, वो ये कि हालात ठीक करने के लिए आपको अपना कंट्रोल सीट करना होगा, आपकी हेजमनी थोड़ी डाइल्यूट करनी होगी, तब जाके हालात बेहतर होंगे। इसके लिए वो तैयार नहीं है। चूंकि कंट्रोल लूज करने के लिए वो तैयार नहीं है, तो वो जानते हुए भी कि यह मसनूई की आदत है, ये कुछ डिलीवर नहीं कर सकती, वो डबल डाउन करते हैं अपनी गलतियों पे और उनका साथ रखते हैं। अच्छा, इसी तरह जो सिविलियन की आदत है, उनको बहुत अच्छी तरह समझ है। ऐसा नहीं, मैं पंजाब और मेन स्ट्रीम के सिविलियन की आदत की बात कर रहा हूँ, अभी मैं अख्तर मेंगल और इनकी बात नहीं कर रहा। एक, वो फौज के साथ जब बार्गेन करते हैं, तो वो, बिकॉज फौज डोमिनेंट है,
तो वो बलूचिस्तान या इन जैसे कॉजेज को इतना वर्थ नहीं समझते हैं कि भाई इसके लिए अब हम अपने ताल्लुकात क्यों खराब करें, और वो इंसेंटिव स्ट्रक्चर के साथ लिंक्ड है। दूसरा, उसके लिए भी लॉन्ग टर्म जो चेंजेस है उसके लिए पंजाब की खास तौर पर सियासी अशराफिया को कुर्बानी देनी होगी। ये जो फेडरल निज़ाम में तब्दीली है, इसकी रेजिस्टेंस पंजाब की सियासी अशराफिया है, उनको कुर्बानी देनी हो। कुर्बानी क्या है, एक हक है, मसलन ये कुर्बानी की बात नहीं है। तो ये जो वेस्टेड इंटरेस्ट है ताकतवर तबके के अशराफिया के, ये जो राइट स्टेप्स है, ऐसा नहीं कि उनको नहीं पता, ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, उनको अक्सर बातों की समझ भी है। अगर मैंने पिछले 7-8 साल में इतना दावा कर रहा हूं कि मैंने बहुत जगहों ये सारी बातें की हुई है। जाहिर बात है मैं पहला बंदा नहीं हूं, बलूचिस्तान से सियासतदान बेचारे ये 23-40 साल से यही बात कर रहे हैं। हम्म। उनको समझ है, इन पे अमल दरामद के लिए उनको कंसेशंस देने होंगे, अपने कुछ छोटे शॉर्ट टर्म मफादात पे कंप्रोमाइज करना होगा, उसके लिए वो बदकिस्मती से तैयार। इतना खुलकर आप बात कर रहे हैं, हम फैसला कर ही लिया आपने कि ये द पाकिस्तान एक्सपीरियंस की आखिरी पॉडकास्ट होगी। तो फिर सीधी बात कर ले। दो इंटरप्रिटेशंस हैं कि भाई आपने उजैर के साथ भी पॉडकास्ट में बोला, जब उन्होंने पूछा कि क्यों लोगों की डेवलपमेंट नहीं करे, आपने बोला करना चाहेंगे तो करेंगे ना। कंट्रोल एंड हेजेमनी इज द प्रायोरिटी, नॉट डेवलपमेंट और नॉट लोगों की बहाली। तो इसकी पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन ये है कि जो पाकिस्तान की सालमियत है उसको ये लोग अपने रखवाले समझते हैं, तो ये समझते हैं हमने कंट्रोल हटा दिया तो ये अलग हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। उसकी नेगेटिव इंटरप्रिटेशन ये है कि कंट्रोल और हेजेमनी से स्मगलिंग और इधर उधर के जो खांचे और पैसे आते हैं उस वजह से नहीं कर रहे। किस वजह से कंट्रोल एंड हेजेमनी इज सो इम्पोर्टेंट टू देम? जी, इसकी दो वजूहत हैं। एक, जो बलूचिस्तान जैसी जगह में इनफॉर्मल इकोनॉमी है, इनफॉर्मल इकोनॉमी के सबसे बड़े बेनिफिशरी भी उसमें स्टेट इदारे आते हैं। और उसकी मैं एक मिसाल देता हूँ, ये जो बलूचिस्तान में ऑयल की या तेल की स्मगलिंग है, इस पे एफसी इंटेलिजेंस ने एक रिपोर्ट बनाई, एफसी की इंटेलिजेंस विंग ने, और बहुत डिटेल्ड कॉम्प्रहेंसिव रिपोर्ट कि कहाँ पे होती है, कैसे होती है। बट उसमें कमाल एक बात थी, और कोई 1,000 से ज्यादा सियासी, सिविल और जर्नलिस्ट तक के नाम लिखे कि ये लोग इन्वॉल्व है। कमाल बात उसमें ये थी, उसमें रियासत डिप्टी कमिश्नर्स, लिवीज रिसालदार, पुलिस के लोग, इन 1,000 से ज्यादा के लोगों में एक भी एफसी वाले का नाम नहीं था। अब अच्छे लोग हैं ना जितना वो। जितना बॉर्डर है वो सारा एफसी कंट्रोल करते हैं, जितने ये स्मगलिंग के रूट्स है वो एफसी कंट्रोल करते हैं। और भाई रूट्स आप कंट्रोल कर रहे हैं, इख्तियारात सारे आपके पास है। और इंटेलिजेंस रिपोर्ट में आपने वो अभी वजीर आजम साहब ने जो ऐलान किया लेवीज रिफॉर्म्स, वो लेवीज कमजोर है ना, वो कमजोर पे ताकत आके उसका इजहार होता है। उन पे सारी बातें आपने डाल दी। एक एफसी इधर बलूचिस्तान में ऐसे जिले हैं जिसमें ये जो एफसी के पोस्टिंग है और ये जो डिप्टी कमिश्नर की पोस्टिंग है, करोड़ों रुपए में वो पोस्टिंग्स होती हैं। तो वो एक ये ब्लैक इकोनॉमी या इनफॉर्मल इकोनॉमी के बड़े बेनिफिशियरी है। दूसरा, ये जो सियासी बयानिया, और इस्लामाबाद में जब आपने इंजीनियरिंग करनी है, तो सियासी बयानिया जब आप एक आज़ाद बंदे को लाएंगे, आप महमूद खान अचकजई या असलम रेसानी या अख्तर मेंगल, डॉक्टर मालिक जैसा बंदा आएगा, वो शायद 10 में से 2-3 बातें आपकी सुन लेगा, लेकिन 7-8 बातें वो अपनी रखेगा। तो इनको ये कबूल नहीं होता। और आखिर में वफाक में जो लड़ाई होती है, जब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जोड़ तोड़ करनी हो, तो आपको पता है चांद पहले बलूचिस्तान में नजर आता है। यहाँ के इलेक्टेबल्स जो है वो इधर उधर होते हैं, फिर एमक्यूएम फिर कराची की तरफ आता है। तो उधर भी चाहिए, तो इसलिए ये इनफॉर्मल इकोनॉमी पे कंट्रोल, सियासी जो बलूचिस्तान में अपनी मर्जी, अब यहाँ तक कंट्रोल है कि बलूचिस्तान में डीसी भी क्वेटा कैंट की मर्जी से पोस्ट होता है। और मैंने देखे डीसी से लेके छोटी पोस्टिंग्स पे भी सब कैंट की तरफ जाते हैं, उधर अपनी सिफारिश करवाते हैं। तो जहाँ पे इतना कंट्रोल हो, और उसमें मजे क्या है, मजे आपके ये है कि हमारे सूबाई उसकी, हमारे बड़े बड़े सीनियर वजीर जाके इंटेलिजेंस एजेंसीज में एक छोटे से कर्नल साहब या उसके मातहत के दफ्तर में बैठ के अपने गुजारिशात लेके बैठे होते हैं। तो कौन इतनी अपने प्रिविलेजेस, इतनी हेजमनी जब आपकी हो, वो वॉलेंटरली आप क्यों छोड़ना चाहेंगे? मतलब हाइब्रिड निज़ाम भी है, फ्रंट पे कोई और है, फैसले आप कर रहे हैं, मराद भी आपको मिल रहे हैं। और इस्लामाबाद में अगर ये मुस्लिम लीग या पीटीआई या पीपल्स पार्टी वाले जरा अपनी औकात से बाहर निकलने की कोशिश करें,
तो उनको तंग करने के लिए भी आपके पास टूल्स हों। तो ये तो आप विन अगर विन है। आप समझे अगर रियासत के अंदर का राहुल जाग जाए और वो बोले कि ठीक है, सालों साल अंजलि मैंने तुम्हें बहुत बुरा ट्रीट किया है, लेकिन तुम्हारी शादी की रात आकर मैं कहता हूँ तुमसे ही प्यार, मुझे वापस ले लो खुदा का वास्ते है। आपकी हम सोचें कि भाई इतनी कंपेलिंग थी आर्ग्यूमेंट रफी भाई के, उन्होंने बोला हमारी नीयत भी सुधर गई है, हम सुधर भी जाएंगे, अभी भी टू लेट नहीं हुआ, टेक अस बैक। व्हाट डज दैट लुक लाइक? क्या किया जाए कि जिससे पानी जरा निकल जाए बाहर? देखिए, मैं ये तो नहीं कहना चाहता कि भाई प्यार एक ही दफा होता है, दोबारा जो है टूटे हुए दिल जोड़ना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन आप कह रहे हैं फिर हम भी एक बार ट्राई जीते हैं, करना एक बार चाहिए। मरते हैं और प्यार। प्यार भी एक दफा ही होता है। तो लेकिन अगर आइडियल हालात हम समझें कि जी आइडियल हालात हो, तो आज मैं आपके सामने बिल्कुल वो तजावीज़ अभी रख देता हूँ। पहले तो ये, मैं इस पे कन्विंस्ड हूँ कि इस वक्त कोई डायरेक्ट मुज़ाकरात वगैरह के लिए हालात साजगार नहीं है। पहले आपको सीबीएम्स लेने होंगे, मुज़ाकरात के लिए भी हालात अब साजगार बनाने के लिए सीबीएम्स। वो सीबीएम्स क्या है? सबसे पहले ये जो मौजूदा हुकूमत है, सूबाई हुकूमत, इसकी बिल्कुल लेजिटिमेसी नहीं है, इस हुकूमत को ख़त्म करें। ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बनाए, उसमें इंटरनेशनल इंडिपेंडेंट कोई इंटरनेशनल कोर्ट या एमनेस्टी इंटरनेशनल के लोग डालें, पाकिस्तान के क्रेडिबल लोग डालें, पिछले 20 साल के कॉन्फ्लिक्ट पे एक ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन रिपोर्ट पेश करें। जो मिसिंग पर्सनस है आपके पास जिंदा, उनको रिहा करें। जो नहीं है उनके साथ क्या करना है, वो ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन वो डैमेजेस और रिपेरेशन का वो मैंडेट दें। डीमिलिटराइजेशन का एक ग्रेजुअल प्लान प्रेजेंट करें। अभी आप बेशक उस पर अमल ना करें कि हालात खराब है। ये सीबीएम्स लेके आप एक पावरफुल, जब आप ये सीबीएम्स लेंगे और एक पावरफुल कमेटी बनाए कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की, और एक उसी को सियासी डायलॉग की आप मैंडेट दे दें। लेकिन सियासी डायलॉग के लिए तब बात नहीं होगी जब उससे पहले ये सीबीएम्स आप नहीं लेंगे जो मैंने आपको बताया। जब आपने वो कर दिए, फिर आप ये सियासी कमेटी बनाएं, उनको डायलॉग का मैंडेट दें, और पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स का एक पैकेज, कि ये जो स्ट्रक्चरल इश्यूज की हम बात करते हैं वो ऐसे हल होंगे। उसके बाद आप बलूचिस्तान में आज़ाद, फेयर एंड फ्री इलेक्शंस कराएं। जी, जब आप ये आज़ाद फेयर एंड फ्री इलेक्शंस कराएंगे, उसके बाद वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स पैकेज है, उनकी सिफारिशात उस पर अमल दरामद शुरू करें। और 4 साल ये जो सारा पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट एक फेज है, उसको आप इन स्टेप बाय स्टेप उसकी कोई नेशनल लेवल पे कोई ताकतवर वो रखे जो सुपरवाइज करे, और कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स ये जो भी करने हैं, तब जाके मुझे कोई हालात के बेहतरी के गुंजाइश नजर आते हैं। अदरवाइज कोई इतने रेडिकल चेंजेस के बगैर मुझे कोई बेहतरी के इम्कान नजर नहीं आते। आप जो कह रहे हैं कि राह साजगार नहीं है, इज इट बिकॉज देयर इज नो एपेटाइट ऑन द अदर साइड? आपने शुरू में भी तारीख का जिक्र किया था, नवाब नौरोज खान हो, उनको कुरान पर पीस डील करवा कर सरेंडर करवाया, फिर मिलिट्री कोर्ट्स में उनकी फैमिली के 5 मेंबर्स को सेंटेंस टू डेथ कर दिया। नवाब अकबर बुगटी से हमारी सियासत के लोग गए, शुजात हुसैन की उनसे बात हुई, फिर हेलीकॉप्टर भेजा, वो खाली आ गया हाथ, फिर आपने उनको बॉम्बिंग कर दी। फिर जो ये करमेंगल हों, बिजेंजो साहब हों, जो इनका पार्लिमानी सियासत की तारीख रही है, इज दैट वाई देर इज नो ट्रस्ट? तो अगर हम दिल से भी इंगेज करना चाहें तो दूसरी तरफ का कोई भरोसा नहीं है अब आप पर। जी, बलोच नौजवान जो है जहनी तौर पर उसको आप खो चुके हैं, सियासी तौर पर ये जंग आप हार चुके हैं। सिर्फ ताकत के जरिए अब आपने काबू किया हुआ है। ताकत के जरिए कब तक कर लेंगे वो तो वक्त ही बताएगा। लेकिन जो नौजवान हैं, जिन लोगों की वो बात सुनते थे, वो लोगों को आपने नाकाम करवा दिया है, उनकी लेजिटिमेसी नहीं है। अब जिन लोगों की नौजवान बात सुनने के लिए तैयार है, वो आपसे बात करने के लिए नहीं तैयार। उनका आपसे बंदूक वालों के अलावा भी, मसलन डॉक्टर मारंग बलोच, बलोच एक जहदी कमेटी इस वक्त बलोचिस्तान की आई थिंक तारीख की सबसे पॉपुलर तहरीक है ये, वो आपसे बात नहीं करेंगे, या क्यों करेंगे, अनलेस आप ये जो मैं बता रहा हूं इतने मेजर चेंजेस करें, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर, फिर शायद वो बात करें। क्योंकि आपसे बात करने का फायदा नहीं है। ये जो तारीख आपने दोहराई, उनसे उन्होंने यही सबक सीखा है कि बात करके हम बलोच अवाम की नजरों में भी अपनी क्रेडिबिलिटी खराब करेंगे और कोई मसला हल भी नहीं होगा। ऑनेस्ट आंसर दीजिएगा, डू यू थिंक मारंग बलोच मूवमेंट इज अ सेपरेटिस्ट मूवमेंट?
जी, मैं नहीं समझता कि ये सेपरेटिस्ट मूवमेंट है। ये तो पाकिस्तान के आईन के अंदर अपने हकूक की बात करते हैं। यस, किसी भी सियासी तहरीक के जो असरात होते हैं वो उसके इंटेंडेड अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, और वो तहरीक कंट्रोल नहीं कर सकती। ये मारंग का कसूर नहीं है कि उसका जो वर्कर है या जो उसका फॉलोवर है उसकी एक हम्म। नेचुरल प्रोक्लिविटी होगी टुवर्ड्स द रेडिकल स्टांस ऑफ बीएलए। तो ये महारंग ने ठेका नहीं लिया हुआ कि वो नौजवानों को काबू करे, आपकी तरफ लाए। महारंग अपनी बात कर रही है, उसके नतीजे में यस, इसके बिल्कुल इम्कानात है कि चूंकि पार्लिमानी सियासत में आपने जगह छोड़ी नहीं, वो गैर पार्लिमानी सियासत है, तो उसमें इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम इस सोशल मीडिया के दौर में कि कोई बीएलए के पास चला जाए, तो वो जो बीएलए को इनडायरेक्ट सेपरेटिस्ट उसको फायदा हो सकता है। इस बात में कोई शक नहीं है। लेकिन इसमें मारंग की बजाय ये तो मैं रियासत से सवाल पूछूंगा ना कि ये आप वो तो रियासत ही एक तरह से हम हमेशा कहते हैं कि अपने गलत पॉलिसी की वजह से फायदा पहुंचा रही। वाई डू यू थिंक बलूच इज यूनिक, और इज इट यूनिक? हमने सिंध में भी देखा है कि एमआरडी मूवमेंट में बॉम्ब चलाए गए, बट जुल्फ़िकार अली भुट्टो आपने कहा कि जिस तरह बलोच नेशनलिज्म को ट्रीट किया, जिस तरह सिंधी नेशनलिज्म को ट्रीट किया, इट्स डिफरेंट। जो जो इमरान खान पिछले एक साल में बोल चुके हैं, अगर महारंग बलोच अपनी ट्विटर पर मुजीबुर रहमान की वीडियोस डालकर बोलती हैं कि एक और 1971 हो रहा है, तो शायद वो जिंदा भी नहीं होती ये करने के बाद। वाई डू यू थिंक people from Balochistan are treated differently? Yeah, what they say is uniquely considered a threat to the state of Pakistan. जी, बिल्कुल मैं समझता हूँ बलोच का मसला बाकी कौमों से उसमें सिमिलरिटीज भी है लेकिन यूनिक भी है। वो यूनिक इस वजह से है, एक, बलोचों की तादाद। बलोचों की तादाद इतनी छोटी है लेकिन उनका एरिया और कुदरती वसायल माशाल्लाह इतने ज्यादा है कि जो आपके रिवायती इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है उसमें वो हमेशा आउट नंबर ही होंगे। वो हमेशा सिस्टम और बाकी ग्रुप्स उन पे हावी होंगे। तो ये एक यूनिक डायमेंशन है, जिसका मतलब है रिवायती फॉर्मल इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स रिवायती उसे बलोच के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकता। उसके लिए आपको चूंकि एक्सेप्शनल केस एक्सेप्शनल अरेंजमेंट्स करनी होंगी। तो एक तो मेरे ख्याल से इस वजह से यूनिक है, एंड इट इज बिकॉज ऑफ द सेम रीजन अनलाइक एनी अदर एथनिक ग्रुप इन पाकिस्तान। देखिए, रियासत कैसे बनती है? रियासत कोई खला में चीज नहीं होती, समाज में उसकी रूट्स होते हैं। तो स्टेट सोसाइटी एम्बेडेड होती है इस तरह। बलोच वाहिद ग्रुप है पाकिस्तान का जो पाकिस्तान के इक्तसादी, सियासी, समाजी निज़ाम में बिल्कुल भी इंटीग्रेटेड की बजाय ऐसा पैरेलल, वो कंप्लीटली एक्सक्लूडेड है, जो कि खतरनाक बनाती है बलोच को। मसलन आप पश्तून ले ले, पश्तून फाटा या उसमें वॉर ऑन टेरर बाकी इतनी मार खाई है बेचारे ने, लेकिन पश्तून की फिर भी मजबूरी है, वो पाकिस्तान की कम से कम इनफॉर्मल इकोनॉमी में तो इंटीग्रेटेड है। वो पाकिस्तान के पेशावर वैली कम से कम पाकिस्तान के पावर स्ट्रक्चर मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी में तो इंटीग्रेटेड है। तो जिसका मतलब ये है कि अगर आज लेट से पाकिस्तान को खुदा ना खास्ता कोई इकोनॉमिक कोलैप्स कर जाए, तो महाजर, पंजाबी, सिंधी इलीट्स की तरह पश्तून इलीट्स, पश्तून मजदूर, वो भी अफेक्ट होंगे, उनको भी नुकसान होगा। तो ये जो एम्बेडेडनेस होती है, इंटीग्रेशन होती है स्टेट के साथ, ये फिर रियासतों को या मुल्कों को मजबूत बनाती है, रेजिलियंस देती है। बलोच वो वायद कौम है कि आज अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी खुदा ना खास्ता कोलैप्स करे, सियासी हालात, वो बलोच को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ना तो वो आपके इकोनॉमी में इंटीग्रेटेड है, न वो आपके मीडिया में है, न वो सियासी स्ट्रक्चर में है, न वो ताकत के इदारों में। तो ये वो दो चीजें जो बलोच को यूनिक भी बनाती है और इसीलिए इस मसले को खतरनाक भी बनाती इसमें आपने अच्छी बात की थी कि जब हम स्मॉलर प्रोविंसेस की बात करते हैं, स्मॉलर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की बात करते हैं, मेरी नज़र में भी कराची को सिंध से अलग कर देना लसानी बुनियादों पर एक बहुत बेवकूफ़ाना मंसूबा है। कोई इसकी लेजिटिमेसी मुझे नहीं नज़र आती, लेकिन मेरी नज़र में पंजाब जो है, उसका जो सदर्न पंजाब है, वो बिल्कुल एक सूबा बनना चाहिए, क्योंकि पंजाब एक बहुत बड़ा सूबा है। तो आपकी एक अच्छी राय थी कि जो फेडरेशन है दुनिया भर में, उसमें शायद पाकिस्तान यूनिक ही है कि जो एक यूनिट है दैट्स बिगर देन ऑल दी अदर 3 यूनिट्स कंबाइंड। सो अगर हम इंडिया में भी देखें, पंजाब बड़ा है, लेकिन पंजाब डज नॉट मैटर दैट मच, कुछ बाकी और भी बहुत बड़े बड़े यूनिट्स हैं, तो वो बैलेंस आउट हो जाते हैं। पर पाकिस्तान में इतना बड़ा है पंजाब कि तीनों बाकी मिल भी जाएं तो पंजाब की हेजेमनी चैलेंज नहीं हो सकती।
क्या ये वजह है कि आपको लगता है कि एज ए फेडरेटिंग यूनिट और फॉर पाकिस्तान टू फंक्शन बेटर एज ए फेडरेशन यू नीड टू क्रिएट मोर पैरिटी एंड मे बी क्रिएट स्मॉलर प्रोविंसेस इन पंजाब स्पेसिफिकली? जी देखें, पंजाब जो पंजाबी अशराफिया को एक बात समझनी चाहिए कि जब हम ये बात करते हैं वो यूं समझते हैं, वो पर्सनल ले लेते हैं कि ये किसी, हम्म। ये इस मतलब ये नहीं कि किसी दो पंजाबियों ने मिल के बैठ के कोई साजिश की कि हम ये करेंगे, ये उनके किसी इंडिविजुअल उसका मसला नहीं है। जब पाकिस्तान बना उस वक्त पंजाब को एज था बाकी पाकिस्तान पर। वो क्यों? क्योंकि जो मार्शल रेस थेरी थी कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन की, पंजाब जो था वो उस वक्त भी फौज में ओवर रिप्रेजेंटेड था, उसकी हेजेमनी थी। और सिविल ब्यूरोक्रेसी में उस वक्त जो हमारे उर्दू स्पीकिंग या मुहाजर भाई थे, उनकी हेजेमनी थी। अब होना ये चाहिए, पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स ने जो इनहेरिटेड इनइक्वालिटीज इनहेरिट की कॉलोनियल सिस्टम से, उन्होंने उनको ऑफसेट करने की कोशिश की, उनको न्यूट्रलाइज करने की, डाइल्यूट करने की कोशिश की। हमारे वफाकी निज़ाम ने और फौज की कंटिन्यूड हेजेमनी ने री इन्फोर्स किया है पंजाब की एज ए फेडरेटिंग यूनिट उसकी हेजेमनी को। अब उसका ये जो उस हेजेमनी को जब तक आप डाइल्यूट नहीं करेंगे, और ये आज भी मैं ट्विटर पे देख रहा, एक पढ़े लिखे साहब है कि जी दुनिया में कोई ऐसी, ये सवाल मुझसे भी होता है कि कोई ऐसा पार्लिमानी वफाकी निज़ाम नहीं है जिसमें सेनेट के इख्तियारात जो है वो कौमी असम्बली से ज़्यादा या बराबर हो। तो पहले तो इसमें दो चीज़ें, दो मिसपरसेप्शन दूर करने की बात है। एक, कि दुनिया में ये कोई स्टैंडर्ड टेम्पलेट नहीं है कि पार्लिमानी और वफाकी ही साथ चलेंगे। पार्लिमानी यूनिटरी सिस्टम भी है, पार्लिमानी फेडरल भी है, फेडरल पार्लियामेंट्री भी सिस्टम है, फेडरल यूनिटरी सिस्टम्स भी है। तो ये इसलिए अपनी मर्जी की कॉम्बिनेशंस के फिल्टर्स लगा के ये सवाल करना दुरुस्त नहीं है। ये कोई रिजिड फार्मूला नहीं है, हर मुल्क अपने हालात के मुताबिक ये स्ट्रक्चर्स डिसाइड करते हैं। दूसरा, दुनिया में पर कोई ऐसा मुल्क भी नहीं है जिसमें एक फेडरेटिंग यूनिट बाकी सबसे कंबाइंड ज्यादा हो। एक फेडरेटिंग यूनिट बाकी सबसे कंबाइंड ज्यादा हो, उसका इंसेंटिव स्ट्रक्चर क्या बनता है? उसका मतलब ये कि आप सियासी जमातों को ये इंसेंटिव दे रहे हैं, यानी थेरेटिकली स्पीकिंग, कि वो तीन सूबों को मुकम्मल जीत ले तब भी उनके इकतदार में आने के इम्कान बड़े कम। जीतना पंजाब को ही है। ये न सिर्फ ये कि बाकी तीन सूबों को नुकसानदेह है, इनइक्विटेबल पॉलिसीज की तरफ जाता है, बल्कि ये पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है उसका भी एक ड्राइवर ही है। आपने इतनी पावर एक जगह कंसंट्रेट करके उसको सबसे कीमती सॉर्ट आफ्टर मोस्ट सॉर्ट आफ्टर पॉलिटिकल वो बना दिया है, जिसका मतलब है कि कोई तब तक चैन से नहीं बैठेगा जब तक वो उधर लड़ाई ना करे। तो इसको डाइल्यूट करने का तरीका ये कि आप छोटे सूबे बनाएं। और मैं वैसे ये नहीं समझता, मेरे ख्याल से जो मतलब कराची या किसी का भी वो हक है। मुहाजिर केस में सिर्फ ये फर्क है कि चूंकि जो हिस्टोरिकल टेरिटरी की ओनरशिप है वो सिंधी उनकी है, तो उधर एक सिंधी नेशनलिस्ट सेंसिटिविटी आती है। बट अदरवाइज मैं बिल्कुल इस हक में हूँ कि आप छोटे सूबे बनाएं, पंजाब में भी बनाएं, बलूचिस्तान में भी बनाएं, खैबर पख्तूनख्वा में भी बनाएं। और जब आप छोटे सूबे बनाएंगे, आप क्या करेंगे? एक जो एक सूबे की हेजमनी है वो डाइल्यूट करेंगे। सियासी जमातों को इंसेंटिव मिलेगा कि भाई ताकत का रास्ता सिर्फ नॉर्थ सेंट्रल पंजाब नहीं है, और जगह है। और जब आप साथ सेनेट को एम्पावर करेंगे तो वो क्या होगा? इन सब का वजन बढ़ेगा सियासी निज़ाम में। और जब आप वो वजन बढ़ाएंगे तो फिर ये सिंधी वजीर आजम, पश्तून वजीर आजम, बलोच वजीर आजम इतना मैटर नहीं करेगा। वो इंसेंटिव स्ट्रक्चर के पीछे भागेंगे, और विद द पैसेज ऑफ टाइम आहिस्ता आहिस्ता ये निज़ाम ट्रैक पे आ सकता है। आई थिंक कराची की वो एक तारीख भी है ना, जिस तरह लैंग्वेज इशू बर्थ बंगाल नेशनलिज्म, उस तरह पाकिस्तान बनने के बाद आपने कराची को जो अलग किया, दैट बर्थ सिंधी नेशनलिज्म, वो जो एक गाँव था, वो उसकी एक बहुत लंबी तारीख है। तो वो बड़ी मुश्किल से अनडन हुआ। तो फिर सॉर्ट ऑफ फियर्स वापस आ जाते हैं कि आपने जो तारीख में किया था, फिर सिंध की गवर्नमेंट तक डिसमिस कर दी। सिंध की असेंबली ने जब कंडेम किया कराची को अलग करना, आपने असेंबली डिसमिस कर दी, गवर्नर लगा दिया। तो वो एक बहुत लंबी तारीख है जो इन्वोक हो जाती है कराची के केस में, विच इज़ वाई इमोशंस गेट फ्लेयर्ड अप इन दैट केस। लोगों के 500 सवाल थे, तो इनको हम 10-10 सेकंड, 5 सेकंड के आपको जवाब देने पड़ेंगे। यू थिंक दैट बलोचिस्तान इज सेकंड बांग्लादेश इन मेकिंग? पहला ही सवाल इतना मैं- सख्त। जी मैं समझता हूँ हालात के हिसाब से बिल्कुल। सिर्फ मसला ये है कि बंगाल जो था उसमें उनकी आबादी भी ज़्यादा थी, और इंटरनली भी वो ज़्यादा ऑर्गेनाइज थे।
बलूच जो है वो अभी भी थोड़े ट्राइबल और रीजनल लाइंस पे ज़्यादा डिवाइडेड है। लेकिन सोशल मीडिया, हायर एजुकेशन और अर्बनाइजेशन ने जो इनके इंटरनल कलेक्टिव एक्शन के मसले थे वो काफ़ी हद तक रिजॉल्व कर रहे हैं, जिसकी वजह से मैंने पहले भी आपसे कहा था, 2 साल पहले, मैं 5 साल से कह रहा हूँ कि मुस्तकबिल में ये हालात मजीद ख़राब होंगे। Pakistan's ongoing political tensions is strengthening local governments, getting more power to the Senate, or creating additional provinces to reduce the hegemony of one could be viable solutions. However, real challenge lies in implementation. How can these reforms be practically realized in a state that has labeled authoritarian in latest democracy index? बड़ा अच्छा सवाल है। वो जो 3 4 तजावीज़, तीनों मैं ही इनको प्रोपेगेट करता हूँ, आई इंडोर्स ऑल ऑफ देम। हम्म। इसका एक ही वो है, देखें, ये कोई ऊपर से नहीं आना। ये पाकिस्तान प्रॉपर की और ख़ास तौर पर पंजाब की सियासी और सिविलियन और मिलिट्री अशराफिया ने इस बात पे एग्री करना होगा, और ये कड़वा घूंट पीना होगा कि पाकिस्तान के वफाक को मजबूत करने का यही हल है। अदरवाइज, ये मैं आपको बताऊं, एक वक्त ऐसा भी आएगा कि जिस तरह अभी मैंने आपसे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में पैरिटी की बात की, छोटे सूबे डिमांड करेंगे कि आर्मी में, मिलिट्री में भी पैरिटी, हर वफाकी इदारे में पैरिटी हो। जिस तरह आपने बंगाल से पैरिटी मांगी थी कि आबादी छोड़े हम्म। 50-50, तो वो कहेंगे कि आबादी छोड़े, हर वफाकी इदारे में फिर 50-50 पैरिटी लें, मिलिट्री में भी 50% से 25-25% चारों सूबाई इकाइयां। तो तब आप क्या करेंगे? तो खुदा ना खास्ता कहीं ऐसे हालात ना आ जाए कि 3 सूबे ये डिमांड कर लें। सर ये मत सजेस्ट करें, हम सिंधी, हमें कोई लड़ने का शौक नहीं। हाँ, तो हमारे यहाँ तो फोर्स कंस्क्रिप्शन करनी पड़ेगी। प्लीज आस्क इफ एनी पॉलिटिशियन पर्सन which Baloch insurgents as well as Marang Baloch trust for negotiations for their rights, perhaps Imran Khan. सर इमरान खान को ट्रस्ट करेंगे? नहीं नहीं यार, ये देखें, ये मजाक खेज बात है। ये जो सोशल मीडिया पर मैं देख रहा हूँ कि पीटीआई वाले समझते हैं कि कोई इमरान खान आके इस मसले का, इमरान खान के दौर में खड़कमर का वाकया हुआ था, फाटा में, इमरान खान के दौर में बलूचिस्तान में यही मसाइल हुए थे। और इसमें मेरा, इमरान खान, ये जिस तरह मैंने कहा, ये इन एक सियासी जमात का मसला नहीं है। व्हेन इट कम्स टू बलूचिस्तान, ये सब एक पेज पर है। तो इसलिए कोई गलत उम्मीद मत रखें, और ये आके जब इकतदार में आएंगे पहला वही काम करेंगे जो बाकियों ने किया। ये कह रहे हैं कि आर्मी और आर्मी के एक्स सर्विसमैन जो हैं वो कह रहे हैं लोकल इंसर्जेंट्स एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो डिस्टेबलाइज करता है बलूचिस्तान को। की क्या राय है इस पर? हाँ, मतलब लोकल इंसर्जेंट्स, आई एम अज्यूमिंग बीएलए की बात हो रही है। ये जाहिर बात है वो डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। उनका मकसद ही वो आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, तो वो तो हम्म। कर रहे हैं, उनका मकसद ही यही है। How did the British colonial administration shape the political and tribal structures of Balochistan, and what lasting impacts can be still seen in the region? I think इस पे डिटेल पे रफीला काकर बात कर चुके हैं। रिमोटली colonial भी एक किताब है जो ये सजेस्ट कर चुके हैं। तो कुछ ब्रीफली कहना चाहेंगे कि कितना उन्होंने अफेक्ट किया? मेरे ख्याल से ये लंबा सवाल है। मैं मुख्तसर हाँ। इतना कहूंगा कि जो बलूचिस्तान में ये ऑपरेसिव पॉकेट्स में सरदारी निज़ाम है, और ये जो स्टेट सरदार अलाइंस है, इसकी बुनियाद ब्रिटिश ने डाली थी, और माशाल्लाह से पोस्ट कॉलोनियल स्टेट ने उसको जारी रखा है, और उसके असरात आज तक हमें नजर आते हैं। अ, जो अभी मिलिटेंसी है और जो मसले मसाइल हैं इसको देखते हुए व्हाट डू यू थिंक इज द अपकमिंग फ्यूचर फॉर बलूचिस्तान, एंड इज दिस स्टिल अ वे टू सेव इट? आई थिंक तो हमने कवर कर लिया है थोड़ा बहुत, बट है अभी भी रास्ता? रास्ता तो वेन देयर इज विल, वो तो रास्ता निकल ही जाता हम्म। है। लेकिन जो रिवायती गपशप वाली रिकन्सिलिएशन पे अब ये रास्ता नहीं निकलेगा। इसके लिए बड़े मेजर हम्म। वो कंसेशन हैं। एक लंबा सा सवाल है लेकिन चलिए इसको इस तरह फ्रेज कर देते हैं कि मारंग नहीं, बलोच क्यों इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बन रही? महारंग बलोच पागल है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का हिस्सा बने जो बने, उनका आपने क्या अंजाम किया है? महारंग बलोच भी अब बन जाए तो वो भी अपनी तमाम साख और क्रेडिबिलिटी खराब करें। सर पाकिस्तान जो है ना वो कंस्पिरेसी थ्योरीज हर तरह की सोच लेता है, तो मेरी तो ख्याल में मजाइका खेज सवाल है बट मैं आपसे पूछ लेता हूँ। यू बिलीव दैट बीएलए इज अ प्रॉक्सी ऑफ पाकिस्तान अंडर कंट्रोल्ड इंटरनल डिस्टेबलाइजेशन पॉलिसी इन पाकिस्तान? तो क्या आपको लगता है कि जानबूझ के आईएसआई ने बीएलए बनाई है ताकि डिस्टेबलाइज हो? ये मेरे फेसबुक पे भी ना फैक्ट, मुझे बहुत सवाल आते हैं, लेकिन ये इससे आप वाला। अंदाजा, हाँ ये सवाल बहुत, इससे आप अंदाजा लगाएं। ये वो रिया, अब ये, और अक्सर ये पश्तून लड़के कर रहे होते हैं, पश्तून नौजवान। अब इससे जो शहजाद हैरत वाली बात है वो ये है कि रियासत और शहरी का के दरमियान एतमाद इतना खत्म हो चुका है कि उधर आधी आबादी इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है, पश्तून बेल्ट में,
कि ये बीएलए एक्चुअली खुद इतनी वो कर सकती, ये भी फौज की कोई इसके पीछे भी फौज है। अब मैं समझता हूँ ये बहुत ही फजूल बात है, दिस इज रिडिकुलस। लेकिन ये जो रियासत में ना जो काउंटर नैरेटिव फ्रेम कर रहे हैं और अपने मसनूई लोगों को बिठा के मुतबादिल बयानियां देते, उनके लिए सोचने वाली बात है कि ये नतायज है तुम्हारे काउंटर नैरेटिव के माशाल्लाह से, कि बेचारे मर भी फौजी रहे, हम्म। वो भी नुकसान भी उसका हो रहा है, लेकिन आम आदमी उधर ये तक मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये बीएलए या कोई इन पश्तून रीजन के टीटीपी मारी, कि वो कह रहे हैं कि ये भी आप खुद ही करवा रहे हैं। इतनी व्हाट इतमाद की। व्हाट हैव यू फाउंड द मोस्ट इफेक्टिव मेथड्स फॉर इन्फ्लुएंसिंग द एस्टेब्लिशमेंट टुवर्ड्स अ डिसीजन? ये अच्छा सवाल है। हाँ, नहीं, इसका कोई इन्फ्लुएंशियल मेथड नहीं, सियासी मुजामत। जब तक पाकिस्तान प्रॉपर के लोग जमहूरी सियासी उसके लिए निकलेंगे नहीं, वफाकी पाकिस्तान के लिए नहीं नहीं निकलेंगे, सियासी मुजामत नहीं करेंगे, इसके अलावा कोई वॉलंटरली, मैंने आपको बलूचिस्तान की मिसाल दी, इतनी प्रिविलेज्ड पोजीशन कोई आपको मुफ्ते में प्लेट पर रख के छोड़ के नहीं देगा ये प्रिविलेजेस। Do we need to beat BLA first before we begin development in Balochistan, or can these two things be done concurrently? इसमें नजम सेठी ने भी बोला है कि बातचीत वाला टाइम खत्म हो गया। एक टाइम था कि आप बैठ के बातचीत कर सकते थे, अब आप कोई बातचीत नहीं कर सकते। अब इन ग्रुप्स को आपको मिलिटरी डील करना पड़ेगा। आपकी राय क्या है? और मैं समझता हूँ ये जो जिस एंगल से वो कह रहे हैं, ये मैं इतफाक नहीं करता, मैं तो उसको बहुत फजूल बात समझता हूँ। बातचीत आपने की कब है? आप तो 20 साल से ऑपरेशन ही कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के थ्रू कंट्रोल एंड कोर्जन कर रहे हैं। तो आपने बातचीत नहीं की है, तो इसलिए ये कहना कि बातचीत का वक्त खत्म हो गया, नहीं, ये बहुत फजूल बात है। आपने बातचीत नहीं की। हाँ, आप ये कहें कि जो कंट्रोल और कोर्जन जिस इंटेंसिटी की थी उसकी शिदत अब मजीद बढ़ा रहे हैं, आप जो मर्जी बढ़ा लें। मैं समझता हूँ दैट्स एग्जैक्टली व्हाट बी एल ए वांट्स। ये जो आप करेंगे उससे क्या होगा, पाकिस्तान प्रॉपर में आप एक दूसरे को शाबाशियां देंगे, हो सकता है आपको आर्जी टेम्पोरेली कामयाबी भी मिले, इंटेंसिटी कम हो। लेकिन मैं 7 साल से शहजाद ये कह रहा हूँ, आपके पास भी कहा है, 7-8 साल पहले टीवी पे भी कहा है, बलूचिस्तान के सोशो इकोनॉमिक हालात ऐसे हैं और वहां पे टेरेन ऐसा है कि लो स्केल इंसर्जेंसी ता कयामत जारी रह सकती है। अब जहां पे ये हकायक हो, तो आप काइनेटिक मेजर्स और ये ताकत के इस्तेमाल पे आप क्या करेंगे? उसमें आप जोर जाती करेंगे, आप उठाएंगे लोगों को, तो वो आप बीएलए के रिक्रूट्स बढ़ाएंगे, बीएलए को मजीद फायदा होगा, इससे नुकसान नहीं होगा, खासतौर पर इन हालात में जब वो उसके आधे से ज्यादा लोग तो फिदाई हैं, वो उनको वो मरने के लिए आए हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ ये इनकी जहालत है, बल्कि अगर अफसोस की बात है कि सेठी साहब और ये लोग भी ये सवाल कर रहे हैं कि आप अपने सिस्टम पे नजर डालें कि ये हम यहाँ तक पहुंचे क्यों है। तो मैं समझता हूँ ये मिलिट्री ऑपरेशन कंट्रोल कोर्जन पहले था, अब उसकी शिदत में इजाफा होगा, कर लें, शौक पूरा कर लें। हालांकि सेठी साहब तो खुद BLA में लड़ चुके हैं। वो एक तस्वीर इस्तेमाल की जाती है, आपने अगर देखी हो, किसी हाँ, कोई लेकिन वो सेठी साहब वो नहीं है, वो मरी है ना कोई, मरी, मैं नाम भूल गया इनका, बट मरी कोई है जिनकी शक्ल नजम सेठी से मिलती है, तो लोग पोस्ट करते हैं कि देखो नजम सेठी पहले बलूचिस्तान में लड़ता था। और ये अ, यही जरूरी है सेठी साहब या पाकिस्तान प्रॉपर के इंटेलिजेंशिया सियासी लोगों की, कि बलूचिस्तान के भाई भाई सीधी सीधी बात रखें, और पाकिस्तान की खातिर, मतलब नॉट आप चले बीएलए उसकी छोड़ें, कि इससे पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं होगा, और अगर होना है, चल इतना तो ईमान का कमजोर तरीन दर्जे वाला एहतसाब करे, पिछले 20 साल जो पॉलिसियां रही उसकी पहले एहतसाब तो करे कि वो कामयाब है या नाकाम है। अगर नाकाम है तो फिर कौन जिम्मेदार है, किसने इन पॉलिसीज को प्रोपेगेट किया है, और मूविंग फॉरवर्ड क्या उन पॉलिसी से कोई सबक आप सीख सकते हैं कि नहीं। बखैर काकर साहब, can you please explain self and shared rule with example you talked about in a podcast with Uzair Yunus, but it was too brief. Thank you. इस पे एक अब अलग वो होगा, लेकिन मैं इतना मुख्तसर कह देता हूँ कि वफाकी निज़ाम अच्छा वो होता है जो कुछ इख्तियारात निचले सतह पे दें और कुछ इख्तियारात तमाम फेडरेटिंग यूनिट्स मिल के चलाएं। जो फेडरेटिंग यूनिट्स ने मिल के जिन इख्तियारात को चलाना है उसको हम शेयर्ड रूल कहते हैं। तो पाकिस्तान के वफाकी निज़ाम में ये कि 18वीं तरमीम ने कम अज़ कम थेरेटिकली सेल्फ रूल दे दिया है। शेयर्ड रूल अभी तक इसलिए नहीं है कि मरकज में पंजाब की हेजमनी है। तो वो मरकज में पंजाब की हेजमनी खत्म करने के लिए आपको उधर जेन्युइन सेंस में शेयर रूल लाना होगा। छोटे सूबों को भी वहां के सियासी, अदलिया और मिलिट्री और ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स में ड्यू
स्पेस और रिप्रेजेंटेशन देनी होगी, तब हकीकी मानों में शेड रूल आ सकता है, और तब पाकिस्तान का वफाकी निज़ाम मजबूत होगा। Is there any involvement or support of Afghanistan and Iran in Balochistan issues? Because Sistan and Balochistan region can exist in Iran as well. We talk about the involvement of India, but our so-called Muslim neighbors are backstabbing us. जी, मेरे ख्याल से बिल्कुल, आई वोंट बी सरप्राइज, अफगानिस्तान, ईरान, इंडिया, इन सब की एक इन्वॉल्वमेंट और वो है और होगी। दो बातें इसमें फिर भी करना ज़रूरी है। एक, कि ये याद रखें, हम जिस खत्े में रह रहे हैं, जियो पॉलिटिक्स उसकी ऐसे, और माशाल्लाह हमारा तारीख ऐसा है, हमने भी हर हमसाया ममालिक के बागियों को माजी में पनाह दी हुई है। तो इसलिए आई वोंट बी सरप्राइज कि वो भी हमारे साथ टिट फॉर टैट उसमें ये करें। लेकिन जो साथ समझने वाली बात है, वो ये भी ज़रूरी है कि ये मसला बुनियादी तौर पर अंदरूनी है। खारिजी वो ममालिक उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, वो है, लेकिन वो बुनियादी ड्राइवर इस मामले का नहीं है। आपने कहा कि इंडिया फंडामेंटल फैक्टर नहीं है, आई फॉरगॉट, ड्राइविंग फैक्टर नहीं है, एग्जैक्ट लफ्ज आपने क्या इस्तेमाल किया था? जी, बट आई वुडंट बी सरप्राइज अगर इन्वॉल्वमेंट, स्पॉन्सरिंग या टेररिज्म, ट्रेनिंग शायद मे बी इज टू हैवी अ वर्ड, बट कहीं ना कहीं अगर इन्वॉल्वमेंट हो, जो डिसेंडेंट सेपरेटिस्ट अब्रॉड हैं उन्होंने भी ऑलमोस्ट तस्लीम किया हुआ है कि अच्छा जी हम पैसे देंगे तो हम मना नहीं करेंगे, विच मीन्स के शायद लिए ही हों। फिर यहाँ कुलभूषण यादव भी मिले थे, तो यू वुडंट बी सरप्राइज्ड, और कैन यू कमिट टू सेइंग कि इंडिया इन्वॉल्व है? व्हाट्स योर टेक? नहीं, मैं यही कह रहा हूँ कि कमिट टू सेइंग, मैं इसलिए नुआंस बात कर रहा हूँ कि कोई ऐसी मेरे पास ऐसी फैक्चुअल या एविडेंस बेस नहीं है। लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि बिल्कुल ये हो सकता है और वो होंगे। और उसमें जो मेरा इसमें नुआंस मैं ऐड करता हूँ वो ये कि ये बुनियादी ड्राइवर नहीं है, और हमें सरप्राइज भी नहीं होना चाहिए। हम भी यही काम करते रहें, तो हमें अपने या हमसायों से की तवक्कात नहीं रखनी चाहिए। तो हमें उसकी बजाय इस बात पे गौर करना चाहिए कि क्यों एक बलोच नौजवान उनसे कोलैबोरेट करने के लिए तैयार है, और दूसरा, एक बंदा खुदकश हमले के लिए तैयार होता है। वो इंडिया या फॉर दैट मैटर कोई मुल्क कितना पैसा दे लोगों को, आप खुदकश के लिए तो आप पैसों पे नहीं तैयार कर सकते। तो वो Balochistan, खुदकश। KP, and Sindh, within and among them, all three have point of frictions and some common interest. How do you see this aspect of it playing out going forward? हाँ, नहीं, इसमें कोई, ये तो हेल्दी सियासी बात है। हर सूबा कुछ सेल्फ रूल के चीज़ों पे अपना सियासी मौकफ रखिएगा, शेड रूल पे वो इख्तलाफात रखेंगे, तो ये तो एक हेल्दी डिबेट है। आई थिंक असल बात ये है कि वफाकी निज़ाम को ऐसा कैसे बनाया जाए कि तमाम छोटे सूबे भी अपने आप को महफूज समझे उसमें। Compared to the Pashtuns, there is an increased presence of Balochs in public sector in the province. Shall we expect a Pashtun-Baloch balance in public services in Balochistan post the rise of insurgency? मैं जब भी आपके पॉडकास्ट पे आता हूँ ना, आप उधर मुझे मरवाते हैं। वो होता ही इस आपने जो तरह है। बातें की हैं आपने मुझे खुद तो आप यूके में बैठे हुए हैं, आज आप बदले उतार रहे हैं मुझे। बचाया भी आपने था और धक्का भी आप ही दे रहे हैं अब अब उसी खड्डे में। उसका जी, ये जो हमेशा जो पश्तून नौजवान है, वो जारी बात है, अपने सवालात करते हैं, वो पश्तून रीजन के मुतालिक करते हैं, और मुझसे गिले भी बड़े करते हैं कि आप बलोच उस पर बोलते हैं और इधर नहीं बोलते। तो मैं दो उनको जवाब देना चाहूंगा। एक तो ये कि देखें, बलोच इस वक्त हालत जंग में है, और बहुत संगीन सूरत हाल है। मैं मुनासिब नहीं समझता कि जब मुझे कोई बलोच इशू पे बुलाए, तो मैं गैर जरूरी तौर पर उसमें ना अपना पश्तून वो बीच में घुसाऊं। आई डोंट थिंक दैट इज अप्रोप्रिएट। आर देयर दूसरा एनी? ये है जी सॉरी। दूसरा ये कि पश्तून सवाल पे एक अलग, अब ये आप पे उधार है, हम किसी दिन इस पे अलग डिबेट करेंगे, ताकि उन सब के सवालों के जवाबात हम अलग से दे सकें। मैं आपको कह चुका हूँ बार बार, ये आपका पॉडकास्ट है, मैं तो आपको कहता हूँ अगर आपके पास वक्त है तो एक वीकली सीरीज शुरू कर लें। आप मेहमान बुलाएं, आप होस्ट करें। अगर आप गेस्ट आना चाहते हैं, मैं आपको हर हफ्ते होस्ट करने के लिए तैयार हूँ, जिस तरह मैं उजैर के साथ करता हूँ। आप पर है, ये नहीं, पॉडकास्ट एग्जिस्ट इंशाल्लाह। करता है रफीउल्लाह काकड़ के लिए, जितने बड़ी मैं, मेरा मेहरबानी। है ये आपका भी प्लेटफॉर्म है। Are there any prominent Baloch elders or leaders whom the Baloch people can trust and who have the potential to unite Balochistan while effectively engaging in dialogue with the government and establishment? Maharag, I guess. जी है, मारंग नौजवानों की नुमाइंदगी करती है। पुराने लोगों में अख्तर मेंगल, डॉक्टर मालिक, नवाब रेसानी, इन जैसे लोग हैं जिनकी बात अभी भी सुनी जा सकती है। लेकिन
उनको आपको इख्तियार देना होगा, वो इस तरह आपके पास नहीं आएंगे। और कोई है मारंग के अलावा आपकी नज़र में जो कर सके ये मैंने रोल? भारत के अलावा नाम लिए जो पुराने सियासी लोगों में, अख्तर मेंगल, असलम रेसानी साहब, डॉक्टर मालिक साहब, इन जैसे लोग हैं जिनकी अभी भी कोई बात लोग सुनने के लिए शायद तैयार हो। I want to understand one thing, that despite massive protests and also marches to Islamabad, why state is seemed unresponsive to the grievances and dealing aggressively? मैंने इनका रिप्लाई किया था because the state doesn't care. आपका क्या रिप्लाई है? मैंने भी आपको जो इतने सारे जवाबात दिए वो यही थे कि कुछ हम्म, जो है उनके मफादात हैं और वो उन मफादात हम्म। पे कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं। Does the average Baloch feel proud about people like Chief Justice Qazi or Justice Jamal Mandokhel, PM Anwarullah Kakad, Abdul Qadir Baloch, Sadiq Sanjarani? पीटीआई No, वाले ने right? सवाल, ये पीटीआई वाले नहीं, ये बड़ी नुआंस बात है। पहले तो उसको देखें, ये समझना होगा कि जी इनमें से जो अक्सर का नाम आपने लिया है ये पश्तून है, बलूचिस्तान के पश्तून है। काजी ईसा साहब पे मुझे आपके पॉडकास्ट पे ही लोगों ने फीडबैक दिए कि वो पश्तून भी नहीं है, लेकिन मुझे खैर ये एथनिक उसमें मैं नहीं जाता। तो पहले, और दूसरा, तो बलोच जो है वो कोई इनके थ्रू इतना ना तो कनेक्टेड फील करता है, और दूसरा ये आपने बहुत सारे अच्छे और मिक्स लोगों को एक कैटेगरी हाँ। में डील। पीटीआई वाला सवाल इसलिए लग रहा है, जस्टिस जमाल मंदोखेल या काजी ईसा की अभी भी बलूचिस्तान में एक रिस्पेक्ट है, और इन्होंने वहाँ पे ख़ास तौर पर जमाल मंदोखेल साहब और इन्होंने बड़े प्रोग्रेसिव डीएचए के खिलाफ जजमेंट से लेके ज़मीन लोगों के हवाले करने बड़े प्रोग्रेसिव जजमेंट्स दिए हुए हैं। तो उनको ये बाकियों के साथ मिलाना, वो पीटीआई के यूथ के लिए शायद ये हो, लेकिन बाकी पश्तून यूथ सब इस तरह से नहीं देखती। जहां तक बलोच यूथ है तो वो इनसे इतना ज्यादा कनेक्ट नहीं करते, वो तो इनको अपना वो नहीं समझते। लोगों ने अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट के बारे में बोला है। मेरी नज़र में तो आई वुडंट बी सरप्राइज्ड। आपकी क्या टेक है? यार इधर मैं थोड़े एहतियात से ये बात करता हूँ। ये एक ट्रेंड बन गया है पाकिस्तान में कि जी ये सीपेक को सबोताज करने के लिए अमेरिका करवा रहा है। मैं कोई ज़्यादा इत्तेफाक नहीं करता इस बात से। अमेरिका जो है वो सीपेक को इन टैक्टिक्स के थ्रू सबोताज नहीं कर सकता। और दूसरा, जिस दिन अमेरिका ने बलूच इंसर्जेंट्स की मदद शुरू की, ये गेम बड़ी खतरनाक हो जाएगी। तो फिलहाल ऐसी मुझे वो नज़र नहीं आती। हाँ, ये जरूर होगा, आई वुडेंट बी सरप्राइज्ड कि अमेरिका इसको यकीनन बड़े गौर से देख रहा होगा हम्म। और खुश हो रहा होगा दिल ही दिल में कि जी चलें, अच्छा है ये जरा चाइना भी जो है बड़ी भड़के मार रहा था तो इधर फंस ही जाए। तो बट कोई प्रोएक्टिव कोई अमेरिकन सपोर्ट आई डोंट थिंक सो। और उसके अमेरिका की जो स्टाइल है वो चाइना को काउंटर करना है, इस वक्त उनकी बुनियादी तरजीह है। तो वो इस तरीके से नहीं करेंगे, उनके लिए बड़े और ऑप्शंस मौजूद हैं। Today, even the average citizen from Pakistan proper sympathizes with the Baloch cause. आपने पाकिस्तान proper famous कर दिया, and recognizes that the solution lies in मेरे से political ज्यादा dialogue, not military action. Why does the establishment remain intransigent? Is it sheer political short-sightedness or inability to learn from history, or is it deliberate, calculated strategy driven by vested interest in keeping Balochistan unstable and undeveloped? रामशाह, इसका आपने जवाब जीआर स्कोर क्या था आपका? इस पे मैंने जवाब दे दिया कि ये उनके डेलिब्रेट वो है, वेस्टेड इंटरेस्ट्स हैं। क्योंकि उनको जो कंसेशंस देने होंगे, अपने मफादात पे कंप्रोमाइज करना होगा, उसके लिए वो तैयार नहीं है। और अपने जो जिन लोगों को इन्होंने पैट्रोनेज दे के यहाँ तक पहुंचाया है उसकी कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं। Is the popularity of nationalist parties and leaders declining in Balochistan? And if so, what are their replacements? जी, बलूच नेशनलिस्ट जो है वो उनकी पॉपुलैरिटी काफ़ी हद तक नीचे चली गई है। उनकी रिप्लेसमेंट अब सारे वो मारंग की तहरीक में जा रही है। तो उनकी रिप्लेसमेंट कोई नहीं है भाई। उनकी रिप्लेसमेंट उन्हीं जैसी सियासी पार्टियां, लेकिन वो नहीं आएंगी अनफॉर्चुनेटली। जो उनके फॉलोअर्स है जो नाराज हो रहे हैं वो महारंग और इंसर्जेंट्स की तरफ जा रहे हैं। Can we explore alternate solutions to BLA's current strategy? Non-violent resistance, as exemplified by Marang and her supporters, might be a viable option. Let's analyze the state's response to Marang's approach and imagine how would we feel if our family was in a similar situation. I think ये आपसे ज़्यादा रियासत के लिए सवाल है कि अगर आप मारंग के साथ ये करेंगे तो ऑल्टरनेटिव फिर दूसरा ही है। बिल्कुल।
Mhm. Uh, if the government were to divide the Balochistan into two separate provinces, one for the Baloch and another for the Pashtuns, could this potentially lead to greater stability and a reduction in terrorism? And is this a viable option for the government to consider? मैं बिल्कुल इसका बड़ा हामी हूँ कि बलूचिस्तान को दो सूबों में तकसीम करना चाहिए। क्या इससे दहशतगर्दी या ये मसाइल कम होंगे या बलूच का मसला हल होगा? नहीं। वो अपनी जगह उसके और ड्राइवर्स है, लेकिन इससे कम अज कम जो पश्तून बलूच इक्वेशन है उसमें स्टेबिलिटी आएगी। तो ये रिगार्डलेस एडमिनिस्ट्रेटिव उसके लिए भी ये होना चाहिए। आई थिंक ये आपके लिए अच्छा सवाल है। Are Pakistani intellectuals genuinely unaware of Balochistan's issues or their solutions, or are they deliberately ignoring the reality? Whenever a tragic incident occurs, they advocate for military operations as if they were an ultimate solution. Even Sarfaraz Bukti echoes a similar narrative. एक साहब हैं जो अपने आप को एनालिस्ट कहते हैं, और जो वो कराची में लोगों के हकूक की बात करते हैं कि यार लोगों के साथ बुरा हुआ, उन्होंने ट्वीट किया हुआ था, रेड एवरी हाउस। तो जो डिस्कोर्स आपने भी देखा, मैंने भी देखा, जो मेन स्ट्रीम में हुआ, लोगों ने ये भी बात की कि यार मेन स्ट्रीम टीवी चैनल जो हैं ये किसी बलोच को नहीं बुला रहे बलोचिस्तान बात करने के लिए। तो आपकी क्या राय है अबाउट द जनरल डिस्कोर्स अराउंड बलोचिस्तान, और जो पाकिस्तानी इंटेलेक्चुअल्स हैं उनकी राय बलोचिस्तान के बारे में? जी, मैं समझता हूँ पाकिस्तान में एक छोटा सा तबका है, खासतौर पर प्रोग्रेसिव्स का, जो बेचारे हमेशा बलूचिस्तान की बात करते हैं, जिसमें मैं हम्म। समझता हूँ जिस तरह चंद लोग हैं उनके नाम भी लेने चाहिए मेरे ख्याल से। बेचारे वो इतने वो करते हैं, जिस तरह आसिम सजाद है। हम्म। आपको भी मैं उसी कैटेगरी में शामिल अरे करता हूँ। नहीं, अल्लाह आप है, माफ, आसिम ईमान साहब मेरे मजारी। उस्ताद है। नहीं, अमार अली जान है। हामिद मीर भी खास तौर पर बलोच मसले पे। तो चंद ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमेशा प्रोग्रेसिव्स पाकिस्तान के उन्होंने आवाज़ उठाई है। लेकिन वो बड़े महदूद है और वो खुद भी फ्रिंज है पाकिस्तान में। वो खुद भी यानी उनके लिए भी इतनी स्पेस या वो नहीं है। जो आपका मेन स्ट्रीम जिससे मेरा ज्यादा गिला होता है वो पाकिस्तान की प्रोग्रेसिव जो नहीं, लिबरल जो सो कॉल इंटेलिजेंसिया है और जो जर्नलिस्ट खास तौर पर है, वो बिल्कुल उन्होंने हमेशा रियासती बयानिया ही लिया होता है बलूचिस्तान पे। और इसलिए मैं तो उनको पाकिस्तान प्रॉपर का वर्ड भी मैं इसीलिए यूज करता हूँ कि इसमें मैं थोड़ी सी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी डालता हूँ सियासी मिलिट्री अशराफिया के साथ साथ। जो पाकिस्तान प्रॉपर की ये जो मेन स्ट्रीम इंटेलिजेंशिया और मीडिया है, कि इन्होंने भी हम्म। उसमें हमेशा रियासती इकदामात उसकी हिमायत की है और सवालात कम पूछते हैं और गलत उसकी हिमायत ज़्यादा करते सर, अब जिस तरह DGISPR की स्टेटमेंट आई, मुझे भी लोगों ने तनकीद की कि यार तुम वही बात कर रहे हो, जब इन्फॉर्मेशन मिलेगी नहीं। ठीक है, जिन लोगों के एजेंडा है उन्होंने बोला 100 लोग मर गए, 200 लोग मर गए, DGISPR झूठ बोल रहे हैं। मैं ये बात कर कैसे सकता हूँ जब मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं? तो व्हाट डू वी इवन रिलाई ऑन? वी कैन से कि यार हो सकता है कुछ ज्यादा मरे हों, चार ये लोग बता रहे हैं, चार नहीं शायद 10 हों, 12। बट हाउ कैन आई से एनीथिंग एल्स जब ना कोई जर्नलिस्ट है, ना कोई मीडिया है, ना किसी को वो जाने दे रहे हैं? हाउ डू वी इवन नो एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड? The only thing we can rely on is the DGISPR statement, और वही सबने पैरेट किया है फिर। देखिए, मेरे ख्याल से आप 100% दुरुस्त बात करें। जर्नलिज्म के एथिक्स का भी फिर ये तकाजा है ना कि या तो आप दोनों साइड पे जाके आपकी एक्सेस हो, आप खुद देखें, अपनी एनालिसिस करें, फिर आप जिसकी मर्जी की बात की तस्दीक हम्म। करें या करें। लेकिन अगर आपको एक साइड मुकम्मल तौर पर ब्लॉक्ड है, बलूचिस्तान आप जा नहीं सकते, आपने एक्सेस टू इंफॉर्मेशन पे मुकम्मल ब्लॉक लगाए हुए हैं, लोगों तक एक्सेस हम्म। नहीं है। इस ऑपरेशन से हट के भी मैं ये बात कर रहा हूँ। तो फिर जब जब ये पाकिस्तान प्रॉपर के उसको ये मालूमात पहुंचती है, तो वो एक साइड की उसको एज इट इज जब आप बयान करते हैं, आप ना करें एज इट इज, आप कम से कम दूसरा पर्सपेक्टिव भी सुनो, ग्राउंड पे जाए, नहीं जा सकते, एक्नॉलेज करें अपनी लिमिटेशंस, बजाय कि आप कॉन्फिडेंस के साथ जो है एक तरफा वो प्रमोट करें। My question to Rafiullah Kakar would be, after the Jafar Express incident, the DGISPR emphasized dealing with such elements with an iron fist. However, recent videos and posts show that these fighters and organizations have significant sympathy across Balochistan from the Pashtun intelligentsia. In your opinion, how feasible it is to counter these fighters when they have deep-rooted support sympathy among the common people? अच्छा सवाल जी, मैं इसीलिए समझता हूँ कि ताकत के इस्तेमाल से इस मसले को सिर्फ आप हल नहीं कर सकते। है। उसकी वजह ये बहुत पॉपुलर इंसर्जेंसी है हम्म। और आम बलोच नौजवान में इसकी मुकम्मल हमदर्दी और सपोर्ट है। तो वो वहाँ पे आप जब ताकत का इस्तेमाल करेंगे, ये पुराने ज़माने की इंसर्जेंसी नहीं है कि मरी में है, बुकटी में है
या खुशदार में चंद इलाकों में है, इट्स कम्प्लीटली अर्बन। यूनिवर्सिटी में चलते फिरते, बाजारों में, दफ्तरों में नौजवान सपोर्ट करते हैं। तो इसको आप इस तरह से मुकाबला नहीं कर सकते। ये ताकत के इस्तेमाल से मजीद आप सिर्फ सूरत हाल को ख़राब करेंगे। चलें, आपके पेज पे भी 120 हैं, बट इस सवाल पे ख़त्म कर देते हैं, वरना तो हम चलते ही रहेंगे. What are the possible solutions to end this insurgency? They demand separation and are not ready to sit on the negotiation table. Are there any worldwide practical methods of eliminating insurgency? जी देखें, वो हम कुछ हल बता दिए एक जुमले में, मैं रिपीट करता हूँ कि आपको बहुत मेजर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लेने होंगे। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स से जो मैंने गिनवाए हैं, जिस तरह से मिसिंग पर्सन्स का मसला रिलीज करें, ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन, इंडिपेंडेंट उसमें इंटरनेशनल जूरिस्ट आप डालें, वो बनाएं, मौजूदा मसनू हुकूमत को ख़त्म करें, और उसके बाद एक हाई पावर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिकल रिफॉर्म्स कमेटी बनाए जिसमें पाकिस्तान और बलूचिस्तान के जो क्रेडिबल लोग हैं उनको डालें। उनको कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के साथ साथ आप पॉलिटिकल रिकन्सिलिएशन का मैंडेट लोगों से जाके बात करें, फिर जाके नए इलेक्शंस का ऐलान करें। और वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिकल रिफॉर्म्स है मीडियम टर्म स्ट्रक्चरल इश्यूज के लिए, उन पे अमल दरामद का एक रोड मैप दे, डीमिलिटराइजेशन का प्लान दे, तब जाके शायद कोई हालात बेहतरी की तरफ जाए। कोई चीज़ सर आपको लगता है रह गई है जो पाकिस्तान प्रॉपर को समझनी चाहिए या जाननी चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल से हमने तो आज हर इतनी बातें कर रही, फिर सवालात में भी कुछ वो बहुत ज़्यादा रिपीट हो गए हैं। कुछ ये जो बाकी मेरे ख्याल से इस पे भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट बात करेंगे, पश्तून क्वेश्चन पे, और ये अफगान पॉलिसी पे भी ज़रा मैं ये बात कहना चाहता हूँ। जिस तरह बलूचिस्तान है, अफगान पॉलिसी की भी पॉलिटिकल इकोनॉमी यही है कि वो फैसला फौज करती है, पाकिस्तान प्रॉपर सब उसके दिफा में खड़े हो जाते हैं। 5 साल पहले उसी पॉलिसी की दिफा करते थे, आज उसकी एग्जैक्ट अपोजिट की दिफा करेंगे। तो ये जो अफगानिस्तान वाली सूरत हाल अभी हम कहते हैं ना कि अल्लाह से उन्होंने पनाह दी हुई है बलोच इंसर्जेंट्स, तो मेरे जैसे अदना तालिब इल्म और बहुत सारे लोगों ने 15 साल से हम लिख रहे हैं कि आप अफगान तालिबान को सपोर्ट ना करें। आपको जो लगता है कि ये आपके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, ये नहीं करेंगे। आपने जो हार्ड वन गेन्स है टेररिज्म की, वो रिवर्स हो जाएंगी। तो मुझे अफसोस होता है कि कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, कि किधर है वो लोग जिन्होंने ये 20 साल ये पॉलिसी इस एजम्पशंस पे बनाई थी। कोई तो एहतसाब करें, कोई अकाउंटेबिलिटी करें। आज फिर वही लोग, मैं उन्हीं लोगों के हाथों पॉलिसी पे एतमाद कैसे करूं जिनकी पॉलिसी पिछले 20-30 साल की फेलियर ही फेलियर है। सर मैं तो कह रहा हूँ हम मंथली सीरीज शुरू करते हैं, पखोल टाइम, पखोल टॉक. और फिर हम ये आपसे जो, क्योंकि हर चीज़ के बारे में आपके पास इतनी नॉलेज है और इतनी हम सुनना चाहते हैं आपको. जो लोग सुन रहे हैं ना, आप रफीउल्लाह काकड़ को स्पैम करना शुरू कर दें कि आप शहजाद का मंथली सीरीज अब शुरू कर दें, ताकि वी कैन डू डीप डाइव्स ऑन ऑल ऑफ दीज थिंग्स. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग. टेक केयर, बाय.